41 देवांश का प्यारा गिफ्ट। अब तक आपने पढ़ा कि मार्था के कहने पर नताशा देवांश का दिल जीतने की फिर से कोशिश करने के लिए सोचती है और मैक्स के साथ फेरिसविल रेस्टोरेंट अच्छे से तैयार होकर पहुंचती है। अब आगे नताशा की बात सुनकर मैक्स बोला, मिस नताशा, शायद आपको नहीं पता है, मगर अगर किसी ऑर्डिनरी इंसान को यहाँ खाना खाना है तो पहले उन्हें पेशेंट के साथ इंतजार करना होगा और उसके बाद उनके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो यहाँ अफोर्ड कर सके, बिकॉज यहाँ का एक वक्त का खाना ही लगभग 25,000 की कीमत का होता था और यह सबसे कम कीमत है। 25,000 नताशा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर ऑर्डिनरी इंसानों के लिए वह शायद एक मंथ की सैलरी हो सकती थी। थोड़ी देर बाद एक लग्जरियस लिमोजिन नताशा की आंखों के सामने आकर रुकी, जिसे उसकी आंखों में तुरंत चमक आ गई। वह देवांश है। वह देवांश की गाड़ी के नंबर प्लेट को पहचानने में कभी भूल नहीं कर सकती। वह मिस्टर सिंघानिया की गाड़ी है। मैक्स ने भी उसे पहचान लिया, वह मिस्टर सिंघानिया की गाड़ी है। मिस नताशा, देखा आपने, वह यहाँ आ गए हैं। वो लिमोजिन उनके पास से होकर गुजरी और एंट्रेंस के सामने जाकर रुकी। ऋषि जल्दी से गाड़ी से बाहर आया और उसने प्रोफेशनली गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोला। नताश मुस्कुरा पाती उससे पहले ही उसने लिमोजिन से एक सुंदर चेहरे वाली लड़की को उतारते हुए देखा, और वह सुंदर चेहरा अनामिका के अलावा और किसका हो सकता है। लेकिन वह देवांश की गाड़ी में क्या कर रही है? क्या वह देवांश के साथ यहाँ आई है? नताशा ये सब सोच पाती उससे पहले ही देवांश गाड़ी से उतरा और उसने अनामिका का हाथ पकड़कर विप एंट्रेंस से एक साथ फेरिसविल रेस्टोरेंट के अंदर लेकर गया। मैक्स भी हैरान हो गया, मिस्टर सिंघानिया अनामिका के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? इसके बारे में उसने तो कुछ नहीं सुना, और जब उसने रियर व्यू मिरर से नताशा की एक्सप्रेशन देखे जो बिल्कुल भी ठीक नहीं देख रहे थे, तो उसने सोचा कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब नताशा को फाइनली रियलाइज हुआ कि फेरिसविल क्यों नहीं घूम रहा है और क्यों उसके अंदर कोई नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि देवांश ने पूरी जगह बुक कर ली है। वह अनामिका के साथ अकेले में खाना खाना चाहता था ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। मिस नताशा, मुझे लगता है कि आपको भी अंदर जाकर उनके साथ खाना खाना चाहिए। आफ्टर ऑल मिस अनामिका आपकी रिलेटिव है। मैक्स ने किसी तरह हिम्मत इकट्ठा की और बोला, अगर आप अंदर जाएंगी तो आप उनके रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से रोक सकती है। राइट, उसकी बातों में पॉइंट था। नताशा ने सोचा कि वह उन्हें किसी भी कीमत पर अकेले नहीं रहने दे सकती, वरना उनके मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप हो जाएंगी। वह गाड़ी से उतरी और उसके चमकते हुए ड्रेस ने ग्लास केबिन से तुरंत अनामिका का ध्यान खींच लिया और उसके दिमाग में कुछ सवाल चलने लगे। क्या नताशा ऐसे कपड़े पहनकर शादी में जाने वाली है? उसकी ज्वेलरी सनलाइट में इतनी ज्यादा चमक रही थी कि कोई ठीक से उसकी तरफ देख भी ना पाए। ऊपर से नीचे तक सिर्फ एक ही शब्द उसे डिस्क्राइब कर सकता था, ओवरड्रेस्ड। नताशा एंट्रेंस पर पहुंची तो पॉलिटिकली वहां के ग्रीटर ने उसे रोक दिया। तभी मैक्स ने आगे आकर कहा, यह ओबरॉय परिवार की बेटी है। ओबरॉय परिवार का जो स्टेटस था, इसका मतलब था कि उसे परिवार से किसी के भी यहाँ ना उनके लिए फ्री पब्लिसिटी थी। लेकिन उस ग्रीटर ने पॉलिटिकली माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस नताशा, मगर आज ये जगह पूरी तरह से बुक है, इसके लिए वेरी सॉरी, मगर आप किसी और दिन यहाँ पका सकती हैं। मैं अगर सच कहूँ तो जो लड़की अंदर गई है वह मेरी कजन है, और जो लड़का गया है मैं उसे भी जानती हूँ। नताशा ने ये कहा और फिर अपने उंगली से एक डायमंड रिंग निकालकर उस ग्रीटर के हाथ में रखकर मुस्कुराकर बोली, मुझे उनसे बात करनी है, चिंता मत करो, अगर उन्होंने कंप्लेन की तो सारी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। उस ग्रीटर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह नताशा की दी हुई चीज ले ले। आफ्टर ऑल जैसा देवांश का स्टेटस था, अगर उसने ऐसी कोई चीज लेकर किसी और को अंदर जाने दिया और देवांश सिंघानिया को गुस्सा आ गया तो अंजाम बहुत बुरे हो सकते हैं। उस ग्रीटर ने जल्दी से वो रिंग उसे वापस देते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस नताशा, प्लीज मुझे परेशानी में मत डालिए। इतना कहकर वह ग्रीटर जल्दी से अंदर गया और उसने दरवाजा बंद कर दिया, ऐसे जैसे उसे डर हो कि नताशा जबरदस्ती अंदर आ जाएगी। किस तरह का घटिया इंसान है ये। मैक्स काफी गुस्से में था। वह श्रवण जी के स्टेटस का इस्तेमाल करने ही वाला था उसे सबक सिखाने के लिए, लेकिन नताशा की आंखें थोड़ी लाल हो गई थी और वह बोली, भूल जाओ, वह लोग देवांश को ऑफेंड नहीं कर सकते, चलो इसी तरह हम वापस चले जाए। मैं तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ रहकर उनके प्यार भरे सीन को देखें। नताशा ने घुरकर मैक्स को देखा और फिर कड़क आवाज में बोली, अगली बार पूरी चीजें मुझे टाइम पर बताना। ओके ओके, इस बार मेरी गलती थी। मैक्स ने उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह हो जाएगी। वह बोला, मैं कसम खाता हूँ कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। चलो जाकर चलकर लंच कर लेते हैं। नताशा ने वापस फेरिसविल की तरफ देखते हुए कहा, उसके बाद हमें सिंघानिया कॉर्पोरेशन जाना है। वह इस वक्त हार नहीं मानने वाली थी। आफ्टर ऑल इस तरह तैयार होना उसका बेकार चला जाएगा। वह बहुत कॉन्फिडेंस थी कि देवांश अगर एक बार उसे देखेगा तो अपनी नजर उसके ऊपर से हटा नहीं पाएगा। वही फेरिसविल केबिन के अंदर अनामिका आसपास का व्यू देख रही थी, तभी देवांश ने उसे गिफ्ट दिया। इसे देखो। उसकी आंखें बिल्कुल सॉफ्ट थी। अनामिका ने वह बॉक्स खोला तो उसके अंदर एक ब्यूटीफुल डायमंड ब्रेसलेट था। सेंटर पीसी में एक खूबसूरत सी बटरफ्लाई थी जो इस तरह बनाई गई थी जैसे वह उड़ने वाली हो। बटरफ्लाई की दूसरी तरफ 99 इक्वल साइज के डायमंड प्लाजरी लिंक किए हुए थे। वह ब्रेसलेट काफी यूनिक और लग्जरी से भरपूर था, जो किसी भी लड़की के हाथ पर बहुत खूबसूरत लगता है। उस खूबसूरत ब्रेसलेट को देखते हुए अनामिका ने अचानक नोटिस किया कि उसे पर कुछ लिखा हुआ है। जब अनामिका ने ध्यान से उसने देखा तो वहां पर लिखा हुआ था DNA फॉरएवर। क्या इसका मतलब यह है कि वह अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है? क्या तुम्हें पसंद आया? देवांश ने उसका रिएक्शन देखा और जेटली बोला, ये तुम्हारे खूबसूरत हाथ पर और बहुत सुंदर लगेगा। तुमने यह मुझे क्यों दिया? बिकॉज मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम्हें इससे ज्यादा कोई रीजन चाहिए? अगर वह एक रीजन मांगे तो उसका कारण यह था कि उसने देवेंद्र जी के घर पर अनामिका की ब्यूटीफुल कॉलर बोन देखी थी जो बिल्कुल एक बटरफ्लाई की तरह ही दिखती है। उसी से वह इंस्पायर हुआ था। उसने ये ब्रेसलेट खुद डिजाइन किया था और पसंदीदा ज्वेलर्स के सामने बैठकर इसे बनवाया था। अपने काम के दौरान उसने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था, लेकिन अनामिका के लिए उसने अपना रूटीन तोड़ दिया। तुमने मेरी दादी माँ करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए तुम्हें मेरे गिफ्ट भी एक्सेप्ट करना होगा। कोई फेवरेट्स नहीं है। देवांश ने उसे मना करने का कोई मौका नहीं दिया। उसने उसके हाथ से वह ब्रेसलेट लिया और उसकी पतली कलाई पर पहना दिया। वह काफी नोबल डिजाइन और फाइन क्राफ्टमैनशिप से बना हुआ था और उसे पहनते ही वह काफी लग्जरियस लेकिन लगने लगा, जिसे देखकर देवांश प्यार से मुस्कुराया और बोला, ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। कोई भी उसे ये लुक नहीं दे पाया, यहाँ तक कि उसकी टॉप ज्वेलरी स्पोक पर्सन भी इस तरह का सेटिस्फेक्शन उसे नहीं दे पाई जो वह इस वक्त फील कर रहा है। उसकी अनामिका कितनी खूबसूरत है। वह उसे ब्रेसलेट के लिए परफेक्टली बनी है। वह जो वेटर खाना साफ करने आया वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने अनामिका को देखा। अनामिका का इतना खूबसूरत होना और इतना फ्रेश ऑरा ही शायद देवांश को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है जो उसने इतना महंगा गिफ्ट बिना किसी रिएक्शन के एक्सेप्ट कर लिया? अगर वह कोई ऑर्डिनरी लड़की होती तो खुशी के मारे रोने लगती। ये लड़की जरूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, तभी देवांश सिंघानिया इसे इतना पैम्पर कर रहा है। थैंक यू। इतना कहने के बाद अनामिका ने बहुत ही आराम से अपना नाइफ और फोर्क उठाया और स्टेक खाना शुरू कर दिया। देवांश ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे लिए कट कर देता हूँ। उसने उसे स्टेक को पीस में कट किया और उसके प्लेट पर रखकर जेटल आवाज में बोला, तुम और खा लो।
अनामिका का फोन कुछ बार वाइब्रेट हुआ। अनामिका ने उसे तरफ देखा तो उसके असिस्टेंट ईश्वर का मैसेज था। बॉस, क्या आप कंपनी के कैफेटेरिया पर थोड़ा सा ध्यान दे सकती हैं? हमेशा वहाँ का खाना अजीब सा टेस्ट करता है, मगर रिसेंटली उसका टेस्ट काफी बैड हो गया है। भले ही मैं कभी कभार ही कैफेटेरिया जाता हूँ, मगर मैं थोड़ी देर पहले ही स्टाफ से उसकी बहुत कंप्लेंट सुनी है। इसके बाद ईश्वर ने एक और पिक्चर के साथ आगे लिखा, किशोर सर के रिलेटिव इस कैफेटेरिया को चलते हैं और एक खाने का दाम बहुत ज्यादा हाई है। अनामिका ने अपनी पतली उंगलियों से मैसेज भेजा, लगता है खाना तो ठीक ही है। खाना पिछले कुछ दिनों से ठीक चल रहा है। किचन स्टाफ को पता है कि आप कंपनी में नए रूल्स लेकर आ रही हैं, तो इसलिए आज हमें लंच में फिश सूप भी मिला है। एक बार देखिए, इतना। इसके बाद ईश्वर ने एक और फोटो भेजो। अनामिका ने सूप के कलर को देखा और मैसेज भेजा, मुझे फिश में कुछ गड़बड़ लग रही है, उसका कलर ठीक नहीं है। हाँ क्या बॉस, प्लीज मुझे डराइए मत, क्या ये सूप वाइट नहीं होना चाहिए? अनामिका ने उसे पिक्चर को जूम करके देखा और फिर जवाब दिया, सब चीजों का एक एक सैंपल मेरे लिए बचा कर रखना, जैसे ही मैं वापस आऊंगी उससे मैं चेक करूंगी। अनामिका की बातें सुनकर ईश्वर की भूख ही मर गई। वही जब देवांश ने नोटिस किया कि वह कंटिन्यूअस किसी के मैसेज का जवाब दे रही है, तो उसने पूछा, बिजी हो? कुछ कंपनी में हुआ है? थोड़ा बहुत। अनामिका ने अपना खाना खत्म किया और कंपनी वापस जाने का सोचने लगी, चलो वापस चलते हैं। वह भी खड़ी होकर कुछ कम ले ही पाई थी, तभी अचानक से देवांश ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अभी भी बहुत जल्दी है? देवांश ने उसकी खूबसूरत चेहरे को देखा और कहा, मेरे साथ थोड़ी देर और रुक जाओ। अनामिका थोड़ा सा चिढ़ गई, क्या वह ऑलरेडी उसके साथ लंच के लिए नहीं रुक गई? क्या इतना काफी नहीं है? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। देवांश से और टाइटली पकड़ लिया और उसकी खुशबू को महसूस करते हुए बोला, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, तुम्हें देखते ही मुझे तुम्हारे साथ रहने का मन करता है। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि काश तुम हमेशा मेरे पास रहो। दो वेटर और जो रेस्टोरेंट का मैनेजर था, जैसे ही उसने यह बात सुनी, वह लोग हैरान हो गए। क्या हमेशा कोल्ड, एरोगेंट और रुतलेस रहने वाले देवांश सिंघानिया ने इतनी स्वीट और रोमांटिक बातें कही एक लड़की से? या फिर उन्हें सुनने में गलती हो गई है, या फिर अफवाह गलत है? लोग देख रहे हैं। अनामिका की टोन में हेल्पलेसनेस और चिढ़ साफ नजर आ रही थी। ये लड़का हमेशा उसे चिपकता रहता है। देवांश ने उसे तरफ घूर कर देखा तो रेस्टोरेंट का मैनेजर और दोनों वाटर तुरंत पीछे मुड़ गए। उनमें पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं थी। अनु, देवांश ने उसके आसपास अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और काफी सेडिक्टिव आवाज में बोला, मुझे वह सब करना है जो कपल्स करते हैं। अनामिका स्पीचलेस हो गई। मुझे बहुत बार करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। देवांश हमेशा उसके साथ होता था, जिसकी वजह से वह काफी प्राइवेट मामले संभाल नहीं पा रही है। मैं इंतजार नहीं कर सकता तुम्हारे काम खत्म होने का। देवांश ने उसकी मना करने को सीरियसली नहीं लिया और जेटली बोला, मुझे और इंतजार करना होगा तुम्हारे ऑफिस खत्म होने का, ताकि तुम मेरे साथ रहो। अनामिका की आंखों में खूबसूरत शहर का नजारा दिखाई दे रहा था, और लेकिन वह सिर्फ एक ही बात सुन सकती थी, आई लाइक यू। ये पहली बार था जब देवांश ने उनके मिलने के बाद ये बात कही थी। वह थोड़ा हैरान हो गई, लेकिन वह रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही वह आगे बोला, मुझे तुम्हें इस तरह पकड़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तुम्हारा बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। वही ऋषि ने टाइम चेक किया और वह देवांश और अनामिका को पिक करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने वहां पर खड़े मैनेजर और दो वेट्स को स्ट्रेंज फेस बनाते हुए देखा कि वह देवांश के रोमांटिक मूवमेंट को बर्बाद न करें। लेकिन ऋषि ने दरवाजा खोल दिया था, जिसकी वजह से उसने देवांश का कन्फेशन सुन लिया, जिस पर उसे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। उसने अंदर दो लोगों को एक दूसरे के गले लगे हुए देखा। अनामिका, आई लाइक यू। देवांश ने जेटली उसके चिक पर किस किया। अनामिका को अचानक अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ और अपने दिल की धड़कन बढ़ती हुई। क्या यही प्यार के साइन है? अगर नहीं तो उसका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? काश मैं तुम्हारे साथ हर दिन रह पाता। देवांश उसे अपने और करीब कर लिया और अपना हैंडसम चेहरा उसके चेहरे के अगेंस्ट रब करने लगा। अनामिका ने इस इंटीमेसी को रिजेक्ट नहीं किया और ना ही उसे दूर धक्का दिया, मगर थोड़ी देर बाद शांति से बोली, अब हमें चलना चाहिए। उसे काफी देर हो रही थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 42 नताशा पहुंची सिंघानिया कॉर्पोरेशन। अब तक आपने पढ़ा कि देवांश अनामिका को एक बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट गिफ्ट करता है और फिर उसे अपना प्यार भी कन्फेस करता है, जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब आगे, जब देवांश अनामिका को लेकर उसकी कंपनी के एंट्रेंस पर पहुंचा, तभी भी उसने उसका हाथ टाइटली पड़ा हुआ था। उसने अपना सर झुकाकर बगल में बैठी हुई लड़की को देखा और पूछा, मैं शाम को तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स भिजवा दूंगा, क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें पसंद हो और तुम्हें चाहिए? तुम अब फ्री हो? उसने पूछा। मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम है। ये बात सुनते ही ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ ऋषि जम गया। उसने सोचा, सर आपकी 2 मीटिंग है दोपहर में और 3 पार्टनर से मिलना है और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिन पर फैसले लेकर साइन करना है। क्या आप बिल्कुल श्योर हैं कि आप फ्री हैं? मुझे भूख नहीं लगी है, अनामिका ने कहा और गाड़ी से उतरने लगी, लेकिन देवांश ने उसे टाइटली गले लगाते हुए कहा, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, हम लेट हो जाएंगे, बस थोड़ी देर। उसने इंसिस्ट किया और उसकी स्वीट खुशबू को महसूस करने लगा। वह बहुत ही एडिक्टिव थी। तुम शाम को मेरे लिए कुछ खाने के लिए मत भेजना, अनामिका ने थोड़ा हेल्पलेस होकर कहा, मैं बहुत बिजी हूँ। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? नहीं। थोड़ी देर तक इस तरह देवांश के पास बैठने के बाद अनामिका फाइनली उसके पकड़ से आजाद होने में कामयाब हो गई और तुरंत कंपनी के अंदर भाग गई। सर लगता है मिस अनामिका को जाने की जल्दी है, ऋषि ने अनामिका को जाते हुए ऑब्जर्व किया। उसने रियर व्यू में मिरर में देखा है तो देवांश की नजरें अभी भी अनामिका की साइड में ही टिकी हुई थी। वहाँ सर, रेस्टोरेंट के मैनेजर ने मुझे आपको ये देने के लिए कहा था। ऋषि ने अपना फोन ओपन किया और बहुत सारे फोटोज देवांश के फोन पर भेज दिए। वो फोटोज थे जो फेरिस विस रेस्टोरेंट में लंच के टाइम खींचे गए थे, जिसमें वह हैंडसम लड़का और खूबसूरत लड़की काफी आई कैचिंग थे। यहाँ तक का देवांश को भी बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि फोटोज में जिस तरह वह प्यार से उसकी आंखों में देख रहा है। भले ही अनामिका बाहर की सीनरी देख रही थी, मगर उसकी नजरें उसकी खूबसूरती ध्यान रखने से पीछे नहीं हट रही थी। उस वक्त वह क्या सोच रही होगी? देवांश ने उसकी ब्राइट आंखों को देखते हुए सोचा। देवांश ने अपनी पतली उंगलियों से फोटोज को स्क्रॉल किया और हर एक फोटो परफेक्ट एंगल से ली गई थी। उसने सिंपली कहा, रिवॉर्ड दे दो। ये सुनते ही ऋषि ने तुरंत 50,000 रुपए रेस्टोरेंट के मैनेजर को ट्रांसफर कर दिए। एक्चुअली सर, मैंने भी कुछ फोटोज ली थी। ऋषि ने देवांश को वह फोटो भेजे जो उसने देवांश और अनामिका के व्यू एंजॉय करते हुए एक साथ खींचे थे। वह एक साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच लगते थे। सर, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं ये रिवॉर्ड के लिए नहीं किया है। मुझे लगा कि आप लोग एक साथ बहुत अच्छा लग रहे हैं, इसलिए मैंने फोटो खींची। ऋषि ने क्लियर किया, इस डर से कि कहीं देवांश गुस्सा ना हो जाए बिना उसकी मर्जी के फोटो खींचने पर। वही देवांश कुछ नहीं बोला और थोड़ी देर बाद ऋषि के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया और वह अपने फोन पर आए नंबर देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। -77,777। क्या उसके बॉस ने इतना पैसा एक ही बार में एक ट्रांसफर कर दिया उसे? क्या ये रिवॉर्ड है?
उसने अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल किया और कंफ्यूजन में पूछा, बॉस क्या मतलब है इन नंबर्स का? देवांश ने एक एक फोटो ध्यान से और मुस्कुराते हुआ एक्सप्लेन किया, इसका मतलब है मेरी और अनु की फोटोज और स्टोरी बिल्कुल नंबर 7 की तरह लिखी है। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। ऋषि उसकी एक्सप्लेन को सुनकर चिढ़ गया। देवांश ने अपनी 2 फेवरेट फोटोज को स्क्रीन सेवर और वॉलपेपर के तौर पर सेट कर दिया और फिर से उसे बिल्डिंग की तरफ से देखा जहां अनामिका गई थी और उसकी आंखों में थोड़ा उदासी थी। चलो सिंघानिया कॉर्पोरेशन वापस चलो। ऋषि देवांश की आवाज में उदासी महसूस कर सकता था। मिस अनामिका अभी अभी थोड़ी देर पहले ही तो गई है, क्या उसके बॉस ऑलरेडी उन्हें मिस करने लगे? वही सिंघानिया कॉर्पोरेशन में नताशा रिसेप्शनिस्ट के लिए काफी अच्छी गिफ्ट लेकर आई थी जो खुशी के मारे उछल रही थी। बहुत वक्त हो गया मिस नताशा आपसे मिले हुए, आप फिर से गिफ्ट लाई है? क्या आप उस महंगे 5 स्टार होटल से इन्हें लेकर गई है? वहाँ का खाना काफी महंगा है, हमें इन्हें खाने में थोड़ा गिल्टी फील होगा। हम कितने लकी हैं कि आप हमारी होने वाली लेडी बॉस है मिस नताशा, आप हमेशा हमें ऐसे मजेदार खाने देती रहती हैं। इतने सब कुछ होने के बावजूद भी आपको कोई पीछे नहीं हट सकती। हम सिंसियरली चाहते हैं कि बॉस आपको पसंद करें। न सिर्फ आप दयालु और स्टनिंग है बल्कि टैलेंटेड भी है, जो बाकी अमीर लड़कियों की तरह बिगड़ल नहीं है। उनके कम्प्लीमेंट सुनकर नताशा मुस्कुराए और फिर नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम लोगों को तारीफ करने में बहुत माहिर हो। मिस नताशा आप और खूबसूरत हो जाती जा रही है, क्या हमें अपनी सीक्रेट बताएंगी? एक रिसेप्शनिस्ट ने नताशा की तरफ देखते हुए कहा, जो देख सकती थी कि नताशा की स्किन में एक भी पिंपल नहीं है। अपनी उम्मीदें ज्यादा मत बढ़ाओ मिस नताशा, जो स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं वह बहुत महंगे होंगे। नताशा थोड़ी देर तक उनकी बातें सुनती रही और कुछ कहने वाली थी, तभी उसने नोटिस किया कि अचानक से दरवाजे की तरफ देखकर वह लोग जल्दी से खड़े होकर और रिस्पेक्टिवली उन्होंने ग्रीट किया, गुड आफ्टरनून सर। नताशा ने भी उस तरफ देखा तो देवांश अंदर आ रहा था। देवांश, नताशा उसके पास जा पाती उससे पहले ही कई सारे सीनियर स्टाफ मेंबर और उसकी तरफ दौड़े और देवांश को कई अर्जेंट मैटर्स के बारे में बताने लगे और वह लोग लिफ्ट की तरफ जाने लगे। जैसे किसी ने नताशा की आवाज ही नहीं सुनी और ऋषि ने पीछे रुककर नताशा का रास्ता रोकते हुए कहा, मिस नताशा आप बॉस को क्यों मिलना चाहती है? मैं बस देवांश के लिए कुछ स्नैक्स लाई थी और तुम्हारे लिए भी ऋषि, मुझे देवांश से कुछ बात करनी है। नताशा ने देवांश को थोड़ी बेचैनी से जाते हुए देखा। ऋषि ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। वह काफी हिल पेस कर रही थी। मुझे देवांश से मिलना है, बॉस को कुछ अर्जेंट मैटर अटेंड करने हैं, मैं उसके लिए इंतजार कर सकती हूँ। शायद थोड़ा वक्त लग जाए बॉस को काम खत्म करने में, आपको शायद घर चले जाना चाहिए। मिस नताशा आप उन्हें कॉल कर सकती है या फिर मैसेज कर सकती है। नहीं इट्स ओके, मैं ऊपर जाकर इंतजार कर लेती हूँ, मुझे कुछ चीजें जो उसे पसंद हुई बतानी है। नताशा ने वहां से जाने की कोशिश की मगर ऋषि ने फिर से उसका रास्ता रोकते हुए कहा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है मैं तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं बॉस तक मैसेज पहुंचा दूंगा। ऋषि का इस तरह बार बार रास्ता रोकना नताशा को गुस्सा दे रहा था, मगर उसकी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, ऋषि क्या तुम मेरा रास्ता रोकने के लिए यहाँ खड़े हो? मैं माफी मांगता हूँ मिस नताशा, मैं नहीं चाहता कि आप वह फालतू में इंतजार करें। जैसा कि मैंने कहा कि वह कितना भी बिजी नहीं क्यों ना हो और मुझे कितना भी इंतजार क्यों ना करना पड़े, मैं कर लूंगी। इतना कहने के बाद नताशा साइड में हटी और लिफ्ट की तरफ आगे बढ़ने लगी। नताशा को आगे जाता हुआ देखकर ऋषि बेचैन हो गया। वह जानता था कि उसके बॉस सिर्फ मिस अनामिका को ही पसंद करते हैं और उन्हें बाकी लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नताशा को लिफ्ट के अंदर जाता हुआ देखकर उसके पास उसे फॉलो करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वह बाकी सारे रिसेप्शनिस्ट सिचुएशन देखकर क्लूलेस हो गई और उन्हें कुछ टेंशन भी महसूस हुई। उनमें से एक बोली, क्या तुम्हें लगता है कि सर मिस नताशा को पसंद नहीं करते? नहीं बिल्कुल नहीं, मिस नताशा कितनी अच्छी है, लोगों या फिर नॉलेज या फिर टाइम टैलेंट या फिर फैमिली बैकग्राउंड उनकी तरह दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। मगर ऋषि सर ने उन्हें रोका क्यों? बॉस शायद जानबूझकर मिस नताशा को इग्नोर कर नहीं कर रहे थे। जब वह अंदर गए तो कई सारे मैनेजर हो उनके पास आ गए तो काम को लेकर शायद बस बहुत बिजी होंगे और ऋषि सर नहीं चाहते होंगे कि मिस नताशा फालतू में इंतजार करें। बॉस हमेशा सबसे कोर्डली बिहेव करता है, लगता है सिर्फ उनकी नजरों में काम की अहमियत है। हम यहाँ सालों से काम कर रहे हैं मगर बॉस ने कभी हमें एक नजर देखा भी नहीं है। मुझे भी ऐसा कोई याद नहीं आ रहा है। तो उनकी शादी स्ट्रांग है, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम होती तो मिस नताशा यहाँ पर इतनी खुशी कैसे आ सकती थी? वह इतनी अच्छी मूड में कैसे हो सकती थी? 18 साल की है और इतनी सक्सेसफुल है और उनका जन्म एक अमीर परिवार में हुआ है और उनके मंगेतर भी कितने टॉप नेचर की है हमारे बॉस। वह हमसे हर मामले में बेहतर है। ऑलराइट अपनी आवाज नीचे करो, अगर किसी ने सुन लिया तो कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इतना कहने के बाद सब लोग अपने अपने काम पर चले गए। वहीं दूसरी तरफ वह अनामिका जैसे ही ऑफिस में पहुंची, उसका असिस्टेंट ईश्वर ऑलरेडी खाना एक छोटे से टेबल पर लाकर रख चुका था। टोटल 13 डिशेज थी। मैम आप आ गई। ईश्वर ने अपना सर उठाया और रिस्पेक्टफुली कहा, यह वह खाना है जो लंच में बना था। अनामिका ने टेबल पर रखा हुआ खाना देखा और फिर सूप को उठाकर उसकी खुशबू ली और फिर फ्राइड चिकन को उठाकर अच्छे से एग्जामिन किया और उसे एक फोक से सेपरेट किया। उसके कलर और स्मेल की और उसकी आंखें ठंड हो गई और वह बोली, कैफेटेरिया चलो। जी मैम। ईश्वर ने उसके गुस्से को समझ लिया और अनामिका के पीछे पीछे कैफेटेरिया जाने लगा। अनामिका को कैफेटेरिया की तरफ जाते हुए देखकर कुछ क्यूरोस और गॉसिप करने वाले एम्प्लॉइज भी उसके पीछे पीछे फॉलो करने लगे। अनामिका कैफेटेरिया में आई तो वहां पर बर्तन धोए जा रहे थे और 2 सेफिस गार्डन में आराम कर रहे थे। उन्होंने अनामिका को देखा, उन्हें नहीं पता था कि वह कौन है, मगर ईश्वर को उसके पीछे पीछे आता हुआ देखकर उन्होंने उसकी आइडेंटिटी का अंदाजा लगा लिया। वह पक्का नई सीईओ है जो यहाँ एम्प्लॉइज को परेशान कर रही है। मिस कपूर। ईश्वर, क्या यह मिस कपूर है? एक यंग शेफ ने अपनी सिगरेट नीचे फेंकी और अपने शूट से मसलते हुए पूछा। अनामिका को किचन में जाता हुआ देखकर ईश्वर ने एक्सप्लेन किया, मैम आसपास देख रही है ना, ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जब अनामिका किचन में पहुंची तो वहां पर बहुत ही गंदगी थी। यंग शेफ ने एक्सप्लेन किया, खाना बनाने के बाद हमारे पास साफ करने का वक्त नहीं था। यूजुअली ये सब बहुत साफ होता है और आखिरी हफ्ते में तो गवर्नमेंट का स्टाफ भी आया था इंस्पेक्शन के लिए और हमें ये रेटिंग मिली है। अपने मैनेजर को बुलाओ। अनामिका की कोल्ड आवाज सुनकर वह यंग शेफ हैरान हो गया और जल्दी से बोला, हमारे मैनेजर यूजुअली नहीं होते हैं तो उसे यहाँ बुलाओ। अनामिका कोल्डली बोली, जल्दी। अनामिका के ऑरा की वजह से थोड़ा डर गया और उसने जल्दी से मैनेजर को कॉल किया। कॉल होने के कुछ ही मिनट बाद मैनेजर और उसके साथ साथ किशोर भी वहां पहुंच गया। लगता है मिस कपूर के पास बहुत फ्री टाइम है जो यहाँ किचन में भी आ गई है। किशोर को जब यह खबर मिली वह यहाँ टॉप स्पीड में पहुंचा और अनामिका के कोल्ड नजरों को देखते हुए वह बोला, मिस कपूर क्या भूल गई है, हमारा कैफेटेरिया दूसरी कैटरिंग कंपनी चलती है, अगर इंस्पेक्शन की जरूरत है भी तो वह तो हमारे हेडक्वार्टर से लोग आएंगे ना करने के लिए। किशोर ने मुस्कुराकर कहा।
लीगल पॉइंट से देखा जाए तो ये कंपनी आउटसोर्स कैपेसिटी एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिस्टर किशोर, आप बूढ़े हो रहे हैं, अगर आपको कानून समझ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मगर आप बीच में दखल मत दीजिए। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 43 सारे खाने में गड़बड़ है। अब तक आपने पढ़ा कि नताशा देवांश के ऑफिस पहुंच जाती है और ऋषि के मना करने के बावजूद भी देवांश के पीछे पीछे जाने लगती है और वही अनामिका कैफेटेरिया में खाने के इंस्पेक्शन के लिए पहुंचती है। अब आगे अनामिका ने एक आईब्रो उठाई और फिर अपने सामने खड़े आदमी को ब्लैक एक्सप्रेशन और एक डेविल स्माइल के साथ देखते हुए कहा, मैंने सुना है कि कैफेटेरिया का मैनेजर आपका रिलेटिव है। किशोर ने पलके झपाए और सरकेस्टिक हंसते हुए कहा, क्या मिस कपूर को मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है? क्या आप मेरे फैमिली के साथ भी फाइट करने वाली हैं? ये सुनकर अनामिका धीरे से हंसी और फिर उसने सर्विलेंस कैमरा की तरफ देखा और जैसा कि उसे शक था कैमरा ऑलरेडी स्विच ऑफ थे। कैमरा को अभी ऑन करो, अनामिका ने इंस्ट्रक्शंस दिए। मिस कपूर, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? किशोर सच मुझे उसके एक्शन से नाखुश था। वह बोला, अगर कैमरा उसको ऑन करना भी है तो यह आपका नहीं कंपनी का काम है। मैम, मैंने ऑन कर दिया है। असिस्टेंट ईश्वर ने तुरंत अपना टास्क कंप्लीट किया और अगर रिस्पेक्टफुली बोला। ठीक उसी वक्त कैफेटेरिया का मैनेजर दौड़ते हुए और पसीने से लिपट वहां पहुंचा। उसने किशोर के बगल में यंग लड़की को देखा और पूछा, किशोर यह कौन है? क्या तुमने कंपनी की न्यूज नहीं देखी? हमारे कंपनी में कोई नया बिग शॉट आया है और यहाँ पर अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है। किशोर क्लियरली अपने सामने की खड़ी इस यंग लड़की को ज्यादा मायने नहीं देता था। मैनेजर अरविंद किशोर की बातों का मतलब समझ गया, मगर फिर भी उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मिस कपूर, अगर आपको कुछ कहना है तो बताएं मुझे। लंच में से कुछ मीट पीस बचे थे, मैंने बस उन्हें गर्म करके कुछ और डिशेज के साथ मिला दिया है। ईश्वर प्लीज लेकर आओ, मिस्टर अरविंद और मिस्टर किशोर दोनों को टेस्ट करेंगे। यस सर। ईश्वर जल्दी से खाना तैयार करके ले आने के लिए चला गया। किशोर और अरविंद ने एक दूसरे की तरफ देखा, उसकी इंटेंशन उन्हें समझ नहीं आ रहे थे। मिस कपूर, अगर आप हमें टेस्ट करना चाहती है खाना ताकि हम उसे इम्प्रूव कर। अरविंद अपनी बात खत्म कर पता है उससे पहले अनामिका ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, प्लीज। ईश्वर जल्दी से ही उनके सामने 2 प्लेट ले आया। अरविंद ने मना नहीं किया और उसमें से एक मीट पीस उठाकर उसका एक बाइट लिया और कहा, खाना सचमुच बहुत अच्छा है। लेकिन किशोर ने उसे खाने को छुआ भी नहीं और इम्पेशेंटली अपने सामने खड़ी लड़की को देखते हुए बोला, अगर मिस कपूर हमें सच में लंच पर इनवाइट करना चाहती है तो आपको यह नहीं करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी लंच कर लिया है। क्या मिस्टर किशोर का पेट भरा हुआ है या फिर आपको खाने में डर लग रहा है? अनामिका की बातों ने वहां खड़े हर एक इंसान को टेंस कर दिया और बाकी सारी एम्प्लॉइज जो अनामिका के पीछे यहाँ चुपके चुपके आ गए थे वह काफी एनर्जी फील करने लगे। आपका मतलब क्या है मिस कपूर? किशोर ने चिढ़ते हुए पूछा। तभी अरविंद बोल, ये वाला खाना शेफ ने लंच टाइम में फ्रेश बनाया है ना? उसके बाद सुनकर सेफिस ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें उनके डर और एंजाइटी को छुपा नहीं पा रही थी। मैंने तो ये तो नहीं कहा कि इस फ्रेश नहीं बनाया गया है। अनामिका ने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, मैं बस इसके अंदर भरी हुई फीलिंग को लेकर और इसके इंग्रेडिएंट्स को लेकर क्यूरियस थी। ये किस चीज की बनी है और कौन कौन से मसाले पड़े हैं इसमें? फीलिंग? अरविंद थोड़ी देर के लिए रुका और फिर उसने हंसते हुए कहा, मिस कपूर आप सच में मजा किया है। ऑफ कोर्स इस बर्गर के अंदर जो पार्टी है वह फ्रेश चिकन से बनी हुई है और इस मीट में ताजा इंग्रेडिएंट कर मसल पड़े हैं जो हमारे शेफ मार्केट से खरीद कर लाए हैं। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जो मीट है वह सोया प्रोटीन चांस को जॉब करके टॉपिक का स्टार्च और फूड डिटेक्टिव और पाक एसेंशियल को मिक्स करके बनाया गया है और यहाँ पर अंदर स्प्रिंग अनियंस की जगह पर स्प्रिंग अनियन ऑयल से रिप्लेस कर दिया गया है, मी राइट? ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए। क्या जो मीट विशेष उन्होंने लंच में खाया वह मिथ था ही नहीं, वह सब फूड अट्रैक्टिव थे। उन सभी लोगों को उल्टी आने लगी। मिस कपूर आप यंग है, इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगाएंगी। क्या आपके पास जो आप कह रही है उसका कोई भी सबूत है? अगर नहीं तो आप हमारे कैफेटेरिया के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। अरविंद ने बोल तो दिया मगर उसकी आंखें इधर उधर हिल रही थी और अब किशोर भी अपने एक्सप्रेशन छुपा नहीं पा रहा था। यह मीट और फीलिंग फ्रेश है या नहीं है हम लोग टेस्ट से बता सकते हैं ना? अनामिका ने दोनों की तरफ देखा और काफी क्लियर इंटरेस्ट के साथ बोली, मिस्टर अरविंद जब आप यह मीट पीस खा रहे थे तब आपको थोड़ा अनइजी और डरा हुआ महसूस हो रहा था, है ना? अरविंद को ऐसा लगा जैसा अनामिका उसका दिमाग पढ़ सकती है, मगर वह फिर भी बोला, मैं कसम खाता हूँ कि मेरे सेफ्स इस तरह की घटिया काम नहीं कर सकते। ये सुनकर अनामिका हंसते हुए बोली, आप अपने घटिया कामों का इल्जाम अपने सेफ्स पर लगाना बंद कीजिए। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया भी है तो वह सब आपके ऑर्डर के बिना नहीं हुआ होगा। कौन इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पर लेना चाहेगा? क्या आपके पास कोई प्रूफ है मिस कपूर? अरविंद ने दांत पिसते हुए कहा, अगर नहीं तो मैं आप पर मानहानि का केस कर सकता हूँ। अपने जबान पर लगा रखो, अपनी औकात से ज्यादा आगे मत बढ़ो, इससे आपको मुसीबत हो जाएगी। आज दोपहर में जो बर्गर्स बने थे में जो बीफ था वह एक चोली बिफी था क्या? अनामिका ने उसकी तरफ अपनी कॉन्फिडेंट आंखों से देखते हुए कहा। अरविंद को थोड़ी बेचैनी होने लगी। उसने पूछा, आप क्या कहना चाहती है? मैंने नोटिस किया कि तुम लोग बीफ की जगह मरे हुए चिकन का इस्तेमाल करती हो। मिस कपूर आप बस झूठा इल्जाम लगा रही है, आप इस तरह बिना प्रूफ के बकवास नहीं कर सकती। किचन का कचरा का डब्बा लेकर आओ। अनामिका ने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया तो ईश्वर जल्दी से वह करने चला गया और बड़ा सा कचरे का बैग सबके सामने लाकर रख दिया गया। एक सर्टिफिकेट किक के साथ अनामिका ने वह कचुआ का डिब्बा सामने गिरा दिया और चारों तरफ कचरा फैल गया। किशोर और अरविंद कुछ कदम पीछे हट गए। पूरे किचन में चिकन हेड्स, फीट, टेल्स ऐसे ही चीज फैल गई। आज लंच में चिकन तो था ही नहीं, तो ये सब क्या है? अनामिका ने कैजुअली पॉइंट करते हुए कहा, और नॉर्मली जब चिकन को जिंदा काटा जाता है तो उनकी आंखें खुली होती है, सिर्फ मरे हुए चिकन की ही आंखें बंद होती हैं। आसपास के लोगों ने जल्दी से मरे हुए चिकन के सरों को जो फ्लोर पर पड़े हुआ था उन्हें एग्जामिन में किया और पाया कि सारी आंखें बंद थी। ज्यादातर लोगों को पता होगा कि जब चिकन को काटा जाता है तो उनमें से खून निकलता है, मगर मरा हुआ चिकन में से ठीक से खून नहीं निकल पाता, जिससे मीट रेड हो जाता है और एक मरे हुए चिकन की बॉडी ग्रे कलर की, सिकड़ी हुई और खून से भरपूर होती है, जो एक इंसान के लिए सीधी मौत है। आसपास का सारा स्टाफ उल्टी जैसा फील करने लगा। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि वह लोग फ्रेश बीफ की जगह मरे हुए चिकन खा रहे थे। कुछ लोग तो उल्टी पर कंट्रोल नहीं कर पाए और तुरंत बाथरूम की तरफ भागे। अरविंद ने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका जैसी यंग लड़की इतनी ज्यादा स्मार्ट होगी। इतनी कम उम्र की लड़की चिकन के बारे में ऐसे कैसे जानती है? बहुत ही कम लोग फार्म पर चिकन को करते हुए देखते हैं। राइट, अगर भले ही हमारे शेफ ने एक्सीडेंटली डेड चिकन खरीद लिए तो इनमें भी उनकी गलती नहीं है। ये सब मार्केट में चिकन स्टॉल होना होते हैं, उनकी गलती की वजह से हुआ है। उन्होंने इन्हें बेवकूफ बनाया और उसके अलावा आपने कहा कि हमने डेड चिकन से बीफ बनाए हैं, तो फिर उसके मुझे सबूत दिखाए। अरविंद को अभी भी फाइट करता हुआ देखकर अनामिका खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। इसमें इतनी मुश्किल क्या बात है? अनामिका ने शांति से कहा, एक सुपर किचन को स्ट्रिप्स में काटिए और उसमें भी फ्लावरिंग रोस्ट और सीजनिंग मिलकर फैन में फ्री कीजिए। होटल में और कुछ रीजनिंग के साथ बस तैयार हो जाएगा। उसकी बात सुनकर अरविंद शॉक हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका प्रक्रिया को इतने डिटेल्स में जानती होगी। उसने एक भी चीज मिस नहीं की है।
ये प्रूफ है, मैंने जिन भी फूड एडिटिव्स और कलर्स का नाम लिया है वह सारे के सारे आपके किचन में पाए जाएंगे। अनामिका की यह बात सुनकर आसपास का स्टाफ अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहा था कि वह लोग इतना हैरान फील कर रहे थे। उनमें से एक स्टाफ मेंबर्स ने अपना चेस्ट पर हाथ रखते हुए रिलीफ में कहा, मैं थोड़ी देर पहले कुछ खा लिया था, इसलिए मैंने इन 2 डिशेज को लंच में छुआ ही नहीं। वह काफी रिलीफ फील कर रहा था। तभी अनामिका ने उसे स्टाफ मेंबर को देखा और क्यूरियस आंखों से पूछा, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि सिर्फ इन 2 डिशेज में प्रॉब्लम थी? मैम, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। वह एम्प्लॉय थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो अनामिका कॉन्फिडेंट बोली, आज लंच में जो भी 13 डिशेज बनी थी उनमें से एक भी फ्रेश इंग्रेडिएंट से नहीं बना था। ये सुनकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सीरियसली 13 में से एक भी डिश फ्रेश नहीं थी? कितना डरावना है। यह मैं, वह सॉसेज का क्या? वह तो रियल थे ना? क्या वह भी फेक मीट से बना हुआ था? एक एम्प्लॉय ने चिंता में पूछा। अनामिका बिल्कुल शांति थी। क्या तुम लोगों ने कभी स्ट्रेट सॉसेज के बारे में सुना है? और सारे के सारे आटे और मैदे को कुछ फूड डिटेक्टिव में मिलाकर एसेंशियल ऑयल में रोस्ट किया जाता है और उसमें कुछ कच्चे मीट को मिला दिया जाता है और उन सबको मिलकर जो फूड प्रोसेसर बनता है उन्हें सॉसेज को शॉप में दे दिया जाता है। ये सुनते ही कुछ एम्प्लॉइज दौड़कर बाथरूम की तरफ भागे उल्टी करने के लिए। प्रूफ सामने है। ना सिर्फ ये लोग साफ सफाई से नहीं बदलाते हैं बल्कि ये लोग एम्प्लॉइज की जान के साथ खेल रहे हैं। तुम लोग टेस्ट करवा सकते हो। उन लोगों को डर था कि सॉसेज भी में फेक मीट से बना हुआ है, लेकिन बाहर यह आया कि उन्होंने मीट तो था ही नहीं, उसमें अलग अलग तरह के फूड एसेंशियल मिले हुए थे। और जो फिश सूप तुम लोगों ने लंच में पिया था, क्या तुम लोगों ने उसका कलर में कुछ नोटिस नहीं किया? अनामिका ने सब लोगों की तरफ देखा और बोली, नॉर्मल फिश वॉश सूप इतना वाइट नहीं होता है, अनलेस तुम उसमें एक से ज्यादा वेजिटेबल क्रीम मिलाओ और फिर उसे एक डिलीशियस फिश सूप बना दो। ज्यादातर लोग वहां से भाग गए उल्टी करने के लिए। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि कैंटीन ऐसा भी कुछ कर सकती है। मैंने कॉन्ट्रैक्टेड मटन सूप पाउडर भी किचन में पाया। क्या तुम लोगों को पता है वह क्या है? वह एक ऐसा पाउडर है जिसे प्लेन वाटर में मिलाने पर भी उसमें से मटन सूप का टेस्ट आने लगता है। अनामिका की यह बात सुनकर एक और एम्प्लॉय ने एक राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा है, दोपहर में मुझे ज्यादा भूख नहीं थी इसलिए मैंने सिर्फ मेरे पास्ता में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टोमेटो सॉस डाला था और कुछ नहीं खाया था। जो टोमेटो सॉस तूने खाया यहाँ से, वह भी टोमेटो एसेंशियल से बना हुआ था। ये सुनकर उसे एम्प्लॉय का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या मजाक है? अरविंद ने अपने हाथ फोल्ड करके कोल्डली हंसते हुए कहा, भले ही तुम्हें ये सब चीज पता चल गई हो लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमारे सबने सचमुच ये सब इस्तेमाल करके लंच बनाया था। किशोर भी बोला, मिस कपूर आप जो बोल रही है उसे पर ध्यान दीजिए। इस वक्त अरविंद एक घायल शेर की तरह चिल्ला रहा था, मैं ये सब फैमिली के तौर पर सब भूल जाने वाला था मिस कपूर, मगर आपने सारा का सारा दोस्त मेरे ऊपर डाल दिया और अब जब सारे एम्प्लॉय के मन में हमारे कैंटीन को लेकर गलतफहमी हो गई है तो मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ। श्योर। अनामिका बिल्कुल नहीं डरी बल्कि वह खुद बोली, मिस्टर अरविंद आप बूढ़े हो रहे हैं, अगर आप फोन ठीक से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ईश्वर आपकी मदद कर देगा। अरविंद ने उम्मीद नहीं की थी कि यह यंग लड़की इतनी स्ट्रांग होगी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, मिस कपूर ध्यान से सोच लीजिए, एक बार मैं पुलिस को कॉल कर दिया था, आपकी जॉब भी नहीं बचेगी। तुम्हें पुलिस को कॉल करने की जरूरत नहीं है। अनामिका ने उसका हिसाब टाइम पर वेस्ट न करने का फैसला किया और बोली, अगर तुम नहीं भी करोगे तो मैं कर दूंगी। अरविंद, मिस कपूर काफी यंग है, वह कभी कभी थोड़ी बहुत बेवकूफ कर देती है, उसे दिल पर मत लो, छोड़ दो इस बात को मेरे लिए। रणकिशोर ने सब कुछ शांत करते हुए कहा, जाओ और सुबह जो तुमने खाना खरीदा था उसके रिसिप्ट लाकर मिस कपूर को दिखा दो, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि हम फ्रेश इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अनामिका ने उसके एक्सप्लेन को एक्सेप्ट नहीं किया और डायरेक्टली बोली, मैंने सुना है कि जिस सुपरमार्केट से तुम लोग इंग्रेडिएंट्स लेते हो वह भी तुम्हारे किसी रिश्तेदार का ही है। इससे किशोर तुरंत गुस्सा हो गया और बोला, मिस कपूर क्या आप ये कहना चाह रही है कि हमारे फैमिली के बीच में कुछ गलत काम चल रहे हैं? ये तो तुमने कहा। मैंने कहा कहा तुम। अनामिका ने अरविंद को एक लुक दिया तो अरविंद ने तुरंत अपना फोन निकाल लिया और पुलिस को डायल करने के लिए तैयार हो गया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 44 देवांश अनामिका के लिए खाना लेकर आया। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे अनामिका ऑफिस के कैफेटेरिया में जाकर सबको एक एक खाने में क्या क्या गड़बड़ है एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है, जिससे सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब आगे। रुक जाओ, किशोर ने तुरंत रोकते हुए कहा, इस वक्त पुलिस को फोन करना ठीक नहीं है। भले ही खाने में कोई फॉल्ट हो या फिर ना हो, मगर एक बार पुलिस कंप्लेन हो गई तो हमारे कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो फिर तुम यह मामला कैसे हैंडल करने वाले हो? अनामिका ने उसकी तरफ काफी इंटरेस्ट से देखा। अगर तुम एक बार अरविंद से माफी मांग लो तो हम ऐसे नाटक करेंगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किशोर की यह बात अनामिका को काफी अजीब लगी। उसने ईश्वर को इशारा किया तो उसने तुरंत पुलिस का नंबर डायल कर दिया। तुम। किशोर गुस्सा हो गया, ये लड़की उनसे पंगा ले रही है। वेल अगर वह उसे पुलिस को कॉल करना ही तो अच्छा है, यहाँ पर कोई डरा हुआ नहीं है। किशोर कुछ पुलिस वालों को जानता था इसलिए वह लोग उसकी मदद पक्का करेंगे। ये लड़की बहुत बुरी है। ये सोचकर किशोर ने अपना फोन निकाला और एक मैसेज भेजा। थोड़ी देर बाद कुछ पुलिस ऑफिसर आ गए और जो लीड ऑफिसर था वह किशोर को थोड़ा अजीब लगा। ऑफिसर ने पूरी स्टोरी सुनी और अपने आदमियों को किचन के सैंपल्स लेने के लिए कहे और टेस्टिंग के लिए देने के लिए कहा है। वह बाय द वे, अनामिका ने सर्विलांस सिस्टम को हैक करके सारी डिलीटेड फुटेज रिस्टोर कर ली थी, इसलिए वह बोली, मैं आपको सारे ही सर्विलांस फुटेज ऑफिशियल ईमेल पर भेज दूंगी। मिस कपूर आपकी हेल्प के लिए थैंक यू सो मच। छोटा सा मामला है, हम संभाल लेंगे। लीड इंस्पेक्टर बहुत पोलाइट था, आप चिंता मत कीजिए। रिजल्ट में अगर पता चला कि उनके इंग्रेडिएंट्स और नुकसानदायक थे तो हम बाकी सारा मामला कानून के हिसाब से संभालेंगे। अगर उन्होंने फूड सेफ्टी लॉस को तोड़ा है तो इन्हें फाइन देना पड़ेगा, उनके ऊपर केस होगा, इनका लाइसेंस कैंसिल होगा और यह जेल जाएंगे। ये सब सुनकर किशोर को थोड़ी बैड फीलिंग आने लगी और उसने कहा, सुनो, तुम क्या नए हो? आज रमेश नहीं आया, तुम उसे जानते हो? लीड इंस्पेक्टर ने किशोर की तरफ देखा और थोड़ा गुस्से में बोला, आज ही उसका सस्पेंशन हुआ है, क्या तुम्हें इस किसी मामले में बात करनी थी? और नहीं नहीं, गुरकिसी ने उसकी रिपोर्ट की कि वह रिश्वत लेता है। अगर तुम उसे मदद के लिए मैसेज करते हो या फिर बुलाते हो तो वह तुम बेसिकली पुलिस को उसके खिलाफ सबूत दे दोगे और उसके चार्ज और भी बुरे हो जाएंगे। लीड इंस्पेक्टर की यह बात सुनकर किशोर का दिल कांप गया। डैम, उसने अभी अभी रमेश को मदद के लिए फोन किया था, ये कहते हुए कि सिचुएशन है यहाँ पर जिसे आकर वह डील कर ले और हमेशा की तरह यूजुअली वह उसे पैसे देगा। यह एक बुरी खबर है। किशोर का लगातार पसीना बहता जा रहा था और अरविंद भी उतना ही डरा हुआ था, जो लगातार अपने माथे से पसीने पोंछ जा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि बिजनेस वर्ल्ड में उसके दिन के लड़की के हाथों खत्म हो जाएंगे। पुलिस ऑफिसर उसके पास पाया, बोला, प्लीज हमारे साथ चलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। किशोर मेरी मदद करो। अरविंद ने डेस्परेटली किशोर की तरफ देखा। वह पुलिस के साथ नहीं जा सकता था, वरना उसके खिलाफ जो सबूत मिल जाते तो वह पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं आ पाएगा। मैं तुम्हें बचा लूंगा, चिंता मत करो। किशोर ने उसके पीठ थपथपाए और धीरे से बोला, कुछ भी एडमिट मत करना, तुम्हें बचाने के लिए लॉयर जल्दी ही वहां पहुंच जाएगा, तुम जल्दी भेजना। अरविंद काफी परेशान था। आई नो, रिलैक्स।
वहाँ बाय द वे श्री अरविंद की एहतिसात रेस्टोरेंट और है। अनामिका अचानक से बोली। ये सुनते ही अरविंद का चेहरा काला पड़ गया। ये लड़की करने की क्या कोशिश कर रही है? क्या उसके हिसाब से यह सिचुएशन ऑलरेडी बहुत बुरी नहीं है जो वह आज में घी डालने का काम कर रही है? मिस्टर अरविंद हमेशा ही डिजाइनर क्लोथ पहनते हैं और लग्जरी घरों में रहते हैं, मगर उनका अकाउंट हमेशा ही दिखता है कि उनकी कोई कमाई नहीं है और वह टैक्स पे नहीं कर सकते। यह बात मुझे समझ नहीं आई। अनामिका की यह बात सुनते ही वह इंस्पेक्टर तुरंत सब कुछ समझ गया और वह बोला, इसे अभी अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले चलो। यस सर। अरविंद के वहां से जाने के बाद अनामिका ने एक आईब्रो उठाई और फिर किशोर की तरफ और हेड ऑफ द ऑफिस की तरफ देखा। बहुत सारे एम्प्लॉय अपने हेल्थ चेकअप के लिए छुट्टी लेना चाहते थे। अब जब यह इशू सॉल्व हो गया है और रिजल्ट ये निकला है कि यह सब कंपनी की गलती की वजह से हुआ है, तो बोलो हेडक्वार्टर को इन सभी एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा 1 महीने की सैलरी दी जाए ताकि यह लोग अपना हेल्थ से चेकअप अच्छे से करवे पाए और कुछ न्यूट्रिशियस चीज खरीद पाए खाने के लिए। समझ गया मैम। ईश्वर तुरंत समझ गया और काम पर लग गया। ठीक उसी वक्त अनामिका को देवेंद्र जी का मैसेज आया। मिलानू, क्या तुम काम कर रही हो? थकी हुई हो? भूखी हो? मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना भिजवाया है। और मैसेज के अंत में उन्होंने एक क्यूट इमोजी भेजा था। थैंक यू दादाजी, मगर उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अनामिका चलते हुए बात करने लगी। मुझे भूख नहीं लगी है। अगर तुम्हें भूख नहीं भी लगी है तो भी तुम्हें खाना चाहिए। तुम बहुत पतली हो। मैंने शेफ से कहकर तुम्हारे लिए कुछ फेवरेट चीज बनाई है। मुझे पक्का पता है कि तुम्हें पसंद आएगी। शेफ ने ही उन्हें आइडिया दिया था कि आजकल की यंग लेडीज को इस तरह आफ्टरनून टी और पेस्ट्री काफी अच्छा लगता है, तो अनु को भी पसंद आएगा, राइट? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। आप देवांश को दे दीजिए। उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसके लिए तैयार नहीं करवाया है, देवेंद्र जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। वहीं दूसरी तरफ नताशा 2 घंटे से कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कर रही थी। जो वह स्नैक्स और आफ्टरनून लेकर आई थी वह ऑलरेडी ठंडे हो चुके थे। वह जाकर देवांश को देखना चाहती थी, मगर उसे डर था कि वह उसके काम में डिस्टर्ब कर देगी। वह हिचकिचा ही रही थी, तभी देवांश की ऑफिस का दरवाजा खुला और वह उसने देवांश को बाहर आते हुए देखा। तुम्हारा काम खत्म हो गया। नताशा ने तुरंत उसके पास जाकर कहा, तुम नॉन स्टॉप काम कर रहे हो, तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है। क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम पहले कुछ खाओगे? सर को कुछ मैटर से डील करना है। ऋषि अभी भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। मिस नताशा प्लीज थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए। देवांश, नताशा ने उसके पीछे से आवाज लगाई, कहाँ जा रहे हो तुम? कब वापस आओगे तुम? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना तैयार करवाया है, क्यों ना तुम पहले उसे थोड़ा सा खा लो। देवांश ने उसकी आवाज सुनकर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जल्दी से एलिवेटर में चला गया और दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया और वहां ये नताशा खड़ी रह गई। देवांश को जाता हुआ देखकर ऋषि भी जाने के लिए मोड़, तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया और पूछा, क्या सब कुछ तैयार है? अच्छा हम, मैं वहाँ 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मैं बस चेक कर रहा था, वह जूस एकदम फ्रेश है ना? और उसमें कोई आइस क्यूब नहीं है, राइट? हाँ, पेस्ट्रीज को गर्म रखना हमारी लेडी बॉस को ठंडा करना अच्छा नहीं लगता। ऑलराइट। ये सुनकर नताशा कंफ्यूज हो गई। इसकी लेडी बॉस कौन है? वह क्या वह अनामिका है? अचानक से उसके दिमाग में अनामिका का चेहरा आया और नताशा शॉक हो गई और वह जल्दी से दूसरे एलिवेटर से नीचे पहुंची और गाड़ी में बैठते हुए बोली, मैक्स कार को फॉलो करो। मिस नताशा, आप क्या कर रही हैं? मैक्स थोड़ा कंफ्यूज हो गया और नताशा की बेचैन एक्सप्रेशन देखकर उसने जल्दी से गाड़ी शुरू की। सर, ओबरॉय परिवार की गाड़ी हमारे पीछे है, क्या हम उन्हें चकमा दे दे? ऋषि ने अपने पीछे आ रही गाड़ी के लाइसेंस प्लेट को नोटिस कर लिया कि वह ओबरॉय परिवार की है, मगर देवांश को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बोला, उन्हें फॉलो करने दो। अनामिका अभी अभी ऑफिस में आई ही थी, तभी उसे देवांश का कॉल आया। मैं तुम्हारे लिए आफ्टरनून टी लेकर आया हूँ, मैं वहाँ 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। देवांश की आवाज हमेशा की तरह डिपर 4 मिनट थी। तुम्हारा ऑफिस कौन से फ्लोर पर है? क्या तुम ऑलरेडी और रास्ते में हो? हाँ, तो फिर मैं तुमसे नीचे आता हूँ मिलने के लिए। वह इतनी हिम्मत नहीं कर सकती थी कि तो देवांश सिंघानिया उसके लिए खाना डिलीवर करे। ये बहुत सारे लोगों का अटेंशन खींचेगा। क्या तुम्हें डर है कि लोगों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा? क्या वह लोगों के सामने उसका रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करना चाहती? क्या वह ज्यादा हैंडसम नहीं है, या फिर उसकी फैमिली बैकग्राउंड उतना प्रेस्टिजियस नहीं है, या फिर कोई और बात है? क्या तुम्हें अपना खुद का स्टेटस नहीं पता? जैसे ही देवांश आएगा, ना सिर्फ कंपनी बल्कि पूरे शहर में बात फैल जाएगी और बहुत सारे लोग उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगेंगे। नताशा पूरे रास्ते देवांश का पीछा करती रही, तब तक जब तक उसकी गाड़ी एक कंपनी के पास नहीं रुकी। वह एक क्लॉथिंग कंपनी थी, ओबरॉय परिवार की थी और अनामिका वहां की बॉस थी। उसने सही अंदाजा लगाया था, देवांश सचमुच अनामिका से मिलने आया है। उसने नताशा को 2 घंटे कॉन्फ्रेंस रूम में बिना कुछ कहे इंतजार करवाया और यहाँ अनामिका से मिलने के लिए वह कुछ घंटे भी इंतजार नहीं कर सका। नताशा को समझ नहीं आ रहा था अनामिका में इतना क्या स्पेशल है। शायद बिजनेस वर्ल्ड में होने की वजह से उसने इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां देख ली थी कि वह बस नॉर्मल लोगों के साथ घूमना चाहता है। देवांश अपनी शर्ट में गाड़ी से बाहर उतरा। वह हमेशा की तरह सुपर हैंडसम लग रहा था और उसके आसपास के लोग उसके कंपैरिजन में फीके पड़ जाते थे। वह देवांश सिंघानिया था जो जहां भी जाता है स्पॉटलाइट उसी के ऊपर होती और जो आसानी से सबका ध्यान खींच सकता था। अनु, क्या तुम काफी देर से इंतजार कर रहे हो? जैसे ही उसे बाहर आता देखकर अनामिका उसकी तरफ आने लगी। उसने जेटली उसे गले लगा लिया और बोला, आई मिस यू। अनामिका को देखते ही जिसने उसे इतना मिस किया था, देवांश के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और बोला, बिल्कुल नहीं, मैं अभी अभी तो यहाँ आया हूँ। ये पब्लिक प्लेस है, क्या तुम थोड़ी दूरी बना सकते हो? वह लोग रोड पर खड़े हैं, अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं थोड़ी देर तुम्हें और गले नहीं लगाया तो मुझे तुम्हारी और याद आएगी। देवांश उसकी तरफ प्यार और मासूमियत से देख रहा था जो उसके हैंडसम चेहरे पर ज्यादातर लोग नहीं देख पाते थे। उसने पूछा, क्या तुम बिजी हो? नहीं। क्या तुमने मिस किया मुझे? नहीं। तुम बिजी नहीं थी, फिर भी तुमने मुझे मिस नहीं किया क्यों? अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम छोटी शैतान, देवांश ने उसे और टाइटली गले लगाते हुए कहा। मैं तुम्हें मुझे ना मिस करने के लिए पनिशमेंट दूंगा और तुम्हें और 2 मिनट का गले लगाए रखूंगा। तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती। अनामिका को ऐसा लगा कि देवांश थोड़ा बचकाना बिहेव कर रहा है। जब भी तुम कंपनी जाती हो तो लगता है जैसे तुम इस दुनिया से ही गायब हो गई हो। अगर मैं तुम्हें ढूंढते हुए ना आऊं तो तुम्हें तो मेरी याद ही नहीं आती। देवांश की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई बच्चा चॉकलेट के लिए कंप्लीट कर रहा हूँ। देवांश की बात सुनकर अनामिका थोड़ा हेल्पलेस फील करने लगी और बोली, मेरे पास बहुत सारा काम था। क्या तुम मेरे बारे में बाद में सोचोगी? देवांश, अनामिका उससे बिहेव करने के लिए कहने ही वाली थी, लेकिन उसने उसका चेहरा इतनी अच्छे से पकड़ लिया जैसे वह कोई खजाना हो। उसकी आंखों में जो प्यार था वह हजारों जुगनू की तरह चमक रहा था। मैं अपने आप को रोक ही नहीं सकता। तुम्हारा फेस कितना सॉफ्ट है। मेरा खाना कहाँ है? अनामिका को याद आया कि उसे और भी चीजें जो खत्म करनी है, इसलिए वह यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती।
देवांश ने उसका चेहरा फिर से टच किया और फिर गाड़ी से उसका खाना निकाला। अनामिका ने उसके हाथ में 10-12 बैग्स देखे तो उन्हें लिया नहीं और बोली ये तो बहुत ज्यादा है, मैंने खत्म नहीं कर सकती, तुम इनमें से अपना फेवरेट खा लेना। देवांश ने सभी बैग्स को एक हाथ में लिया और दूसरे से उसे पकड़कर उसके बालों को मसाज करते हुए पूछा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे खाने के लिए इनवाइट नहीं करोगी? मुझे बहुत सारा काम है, तो तुम क्या मेरे बारे में बाद में सोचोगी? आगे कहानी में क्या हो गया जानने के लिए पते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 45 महंगे स्नैक्स। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका अरविंद को जेल भिजवा देता है और वही देवेंद्र जी उसके लिए खाना भिजवाने की बात करते हैं और देवांश भी उसके लिए इवनिंग स्नैक्स लेकर आता है और उसका पीछे करते हुए नताशा भी वहां पहुंची है। अब आगे क्या तुम मुझे मिस करोगी? देवांश यह जवाब जानने के लिए डिटरमिनेंट था। कोई और चॉइस ना होने पर अनामिका ने जवाब दिया, हाँ मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी। देवांश ने अपना सर नीचे किया और जेटली उसके लिप्स को किस करने के बाद अपनी प्यारी आंखों से उसे देखा जिसमें सिर्फ प्यार नजर आ रहा था और बोला, मैं तुम्हें काम के बाद पिक कर लूंगा। ओके। अनामिका के चेहरा थोड़ा शर्म की वजह से लाल हो गया और उसने वह सामान लेकर वहां से जाने की तैयारी की, लेकिन देवांश ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वह जाने नहीं देना चाहता था। वह बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। जब भी वह उसे देखा था तो उसे और किसी चीज की फर्क नहीं पड़ता था, उसे बस उसके साथ रहना होता था। अनामिका को कोई आइडिया नहीं था कि देवांश सिंघानिया जिसकी रेपुटेशन कोल्ड हार्टेड क्रूएल इंसान की बनी हुई थी, वह पब्लिकली इतना बोल्ड होगा और जब उसे यह पता चला तो वह काफी हैरान हो गई थी। तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ खड़े होकर इस भारी सामान के साथ बातें करूँ? क्या तुम चाहती हो कि मैं ये सामान तुम्हारे ऑफिस तक लेकर चलूँ? ये सवाल सुनते ही अनामिका ने अपना हाथ पीछे खींचा और बोली, मेरा काम 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, तुम्हें जाना चाहिए। अनु, ये सुनकर अनामिका रुक गई और उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखने लगी। मैंने आज जो फेशियल रेस्टोरेंट में तुमसे कहा था वह सच था। वह सच में जैसे बहुत लाइक करता है, इतना ज्यादा कि वह उसे हर एक सेकंड मिस करता है। नॉर्मली अनामिका उसे इग्नोर कर देती, पर जब उसने उसके सीरियस आंखों को देखा तो मुस्कुराकर सिंपली जवाब दिया, मैं जानती हूँ। देवांश उसे जाते हुए देखा और चुपचाप उसे फॉलो करने लगा। अनामिका एक कदम लेती और देवांश फॉलो करता, एक छोटी सी दूरी तब उसने तब तक मेंटेन की जब तक अनामिका ऑफिस के अंदर नहीं चली गई। तब जाकर देवांश रुका और उसने अपना फोन निकाला और उसे कॉल किया। अपने तरीके से वह उसे चुपचाप प्रोटेक्ट कर रहा था और उसके साथ रह रहा था। वही नताशा अपनी गाड़ी में गुस्से में उबाल रही थी। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि यूजुअली हमेशा कोल्ड बिहेव करने वाला देवांश इतना प्यारा बिहेव कर सकता है एक लड़की के साथ। अब समझ में आया कि जो आदमी हमेशा टॉप पर रहता है वह प्यार और रिश्तों के बारे में कुछ नहीं जानता। ऐसी बात नहीं है, बस वह अभी तक सही इंसान से नहीं मिला था और जब से वह अनामिका से मिला है उसकी आंखों में हमेशा प्यार और केयर दिखाई देती है, ऐसी चीज जिसे नताशा ने पहले कभी नहीं देखा था। क्यों क्यों हमेशा रूठ रहने वाली अनामिका को देवांश इतना पसंद करता है? क्यों उस देवांश का यूनिक लव और अफेक्शन मिल रहा है? नताशा इतनी जलन के कारण पागल होने वाली थी। उसके उंगलियां उसकी स्क्रीन में घुस चुकी थी। वह बस यहाँ बैठकर सब कुछ होते हुए नहीं देख सकती। बात पैसे की हो, अपीयरेंस की हो, नॉलेज की हो या फिर एबिलिटी की, देवांश हर चीज में टॉप पर था। उसका कंपैरिजन दुनिया में किसी भी लड़के से नहीं किया जा सकता था। उसे भी वही यूनिक लव और अफेक्शन चाहिए था। वह अनामिका को रिप्लेस करके देवांश के दिल में अपनी जगह बनाना चाहती थी। उसने जब देवांश को गाड़ी के बाहर कंपनी को देखते हुए फोन पर बात करते हुए देखा तो वह समझ गई कि वह अनामिका से बात कर रहा है। वह भी अभी अलग हुए हैं, लेकिन उन्हें देखकर लग रहा है जैसे उन्हें कोई अलग ही नहीं कर सकता। नताशा को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल से खून निकल रहा है। उसने अपनी जलन और उदासी को कंट्रोल करते हुए कहा, ड्राइवर घर चलो। रियली मैक्स हैरान हो गया। उसे उम्मीद नहीं की थी कि देवांश और अनामिका का रिश्ता इतनी जल्दी प्रोग्रेस करेगा। ऐसा लगता है कि उनके बीच में आने के लिए नताशा के पास कोई मौका नहीं है। उसने अभी गाड़ी का इंजन शुरू भी नहीं किया था तभी उसे देवेंद्र जी की गाड़ी आई हुई दिखाई दी, जिसे वह नंबर प्लेट से पहचान गया और उसने हैरानी से पूछा, मिस नताशा, क्या वह बड़े मिस्टर सिंघानिया की गाड़ी नहीं है? ये सुनकर नताशा ने ऊपर देखा तो मैक्स सही कह रहा था, क्या देवेंद्र जी भी यहाँ अनामिका को देखने आए हैं? जब नताशा ये सोच रही थी तभी गाड़ी रुक गई और उसमें से पहले कैलाश निकले और जब उन्होंने देवांश को कंपनी के एंट्रेंस पर देखकर हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, यंग मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देवांश बिल्कुल हैरान नहीं हुआ उनके यहाँ आने से और उसने पूछा, क्या मेरे दादाजी ने आपको यहाँ भेजा है? हाँ सर ने बहुत बड़े सेफ जो फ्रांस से आए थे उनसे अनामिका के लिए पेस्ट्रीज और स्नैक्स बनवाए थे, कैलाश बोले और उन्होंने हिचकिचाते हुए गाड़ी से सामान निकालकर माफी वाली टोन में कहा, लेकिन इसमें आपके लिए कुछ नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। देवांश ने फिर से कंपनी की तरफ देखा। जब तक उसकी अनामिका खुश है वह भी खुश है। यंग मास्टर क्या है, आप भी यहाँ अनामिका को स्नैक्स देने ही आए थे? हाँ, क्या मैं बहुत लेट आया? कैलाश चिढ़ गए। वह जानते थे कि यह स्नैक्स और चाय पर्सनली एक पेस्ट्री शेफ ने बहुत ही फाइन इंग्रेडिएंट से बनाए हैं और दादाजी ने खुद इसका पर्सनली सुपरविजन किया है। अगर अनामिका ने पहले देवांश का खा लिया और उसका पेट भर गया और उसने देवेंद्र जी के भेजे हुए प्रेस्टीज नहीं खाए तो उनका दिल टूट जाएगा। ठीक उसी वक्त कैलाश जी ने एक जाने पहचाने इंसान को कंपनी से बाहर आते हुए देखा तो वह जल्दी से वहां पर उसके पास पहुंचे और रिस्पेक्टफुली वह चीजें उन्हें देते हुए बोले, अनामिका यह है जो सर ने आपको देने के लिए कहा था। अनामिका ने अपने हाथ आगे बढ़कर वह सामान लिया और एक प्यारी मुस्कुराहट के साथ बोली, प्लीज मेरी तरफ से दादाजी को थैंक यू कह दीजिए। सर को उम्मीद है कि जब भी आपके पास टाइम होगा आप उनसे मिलने आएंगी। ज्यादा काम मत कीजिएगा और आराम कीजिएगा। ओके। उन्होंने ये भी कहा है तो कि आप कॉलेज में एडमिशन लेने वाली है। अगर आपको के मन में कोई भी कॉलेज है इस शहर में या फिर अब्रॉड में आपने बता सकती हैं। ओके। और अगर आपको काम में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मदद के लिए सर से पूछ सकती हैं। अगर आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उन्हें वह भी बता सकती हैं। ये सब सुनकर साइड में खड़ा देवांश हल्का सा मुस्कुराया। उसे याद था कि वह इतने बड़े सिंघानिया कॉर्पोरेशन को 3 सालों से संभाल रहा है, लेकिन उसके दादाजी ने कभी इस तरह उसके लिए स्नैक्स नहीं भेजा है और नहीं कभी चिंता की एक शब्द का। लेकिन वह अचानक से ये सब कुछ अपनी ग्रैंडडॉटर इन लॉ के लिए कर रहे हैं। प्लीज मेरी तरफ से दादाजी को थैंक्स कर दीजिएगा। अनामिका वहाँ एक कोल्ड और क्यूट एटीट्यूड के साथ खड़ी थी जो काफी एडमायरेबल था। मैं आपकी बातें को उन तक पहुंचा दूंगा और आपको काम में और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद कैलाश ने देवांश की तरफ वह देखा और रिस्पेक्टफुली बोले, यंग मास्टर मैं यहाँ से जाता हूँ। ऑलराइट। देवांश जानता था कि वह सबसे पहले जा रहे हैं ताकि उन दोनों को थोड़ा प्राइवेट स्पेस मिल पाए। वह बहुत समझदार इंसान है। तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? अनामिका ने देवांश की तरफ हैरानी से देखा और पूछा। देवांश ने अपना हाथ आगे बढ़कर जेटली उसका चेहरा छुआ और एक प्यारी मुस्कुराहट के साथ बोला, ये तो किस्मत है, भगवान चाहते थे कि हम दोबारा मिले। ये सुनकर अनामिका स्पीचलेस हो गई। तुम्हें सबसे पहले मेरे लिए हुए स्नैक्स खाने होंगे और अपने आप को दादाजी वाले स्नैक्स खाने के लिए फोर्स मत करना, जाओ वापस।
ऑलराइट, अनामिका के जाने के बाद देवांश थोड़ी देर और वहां खड़ा रहा। वह जाना नहीं चाहता था। वहीं गाड़ी में बैठी नताशा ने उम्मीद नहीं की थी कि देवांश के दादाजी भी उनके स्पेशल बटर कैलाश के हाथों अनामिका को पेस्ट्री भेजेंगे। वह बहुत गुस्से में थी और उबाल रही थी और जलन के मारे उसका दिमाग खराब हो रहा था। वह लंच बॉक्स पर एक एक्सक्लूसिव मार्क मार्क था जो फ्रांस के एक स्पेशल शेफ का निशान है और सिर्फ वह पसंदीदा जॉइंट पेस्ट्रीज को बनाते हैं उन पर ही यह मार्क दिया जाता है। वह सिर्फ इतने एरोगेंट है कि पैसों से उन्हें कभी भी अपना काम करने के लिए नहीं बनवाया जा सकता। लेकिन देवेंद्र जी ने एक्चुअली उस शेफ से अनामिका जैसी लड़की के लिए पेस्ट्रीज बनवाई। वह बहुत उसकी फिक्र करते हैं ना। नताशा को इस तरह गुस्से में उबलता हुआ देखकर मैक्स बोला, मिस नताशा, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। सारी लव स्टोरी ऐसे ही शुरू होती है और आखिर में प्यार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उनके बीच भी यही होगा। नताशा ने अपनी मुठ्ठियां कसी हुई थी। वह बस चुपचाप बैठकर सब कुछ होता हुआ नहीं देख सकती थी। लेकिन अब देवांश बिल्कुल उसमें इंटरेस्टेड नहीं है हमेशा की तरह और देवेंद्र जी भी उसे दूरी बना रहे हैं। वही ऑफिस के अंदर अनामिका ने कॉफी टेबल पर रखे हुए ढेर सारे स्नैक्स के बाइक को देखा और उसके सर में दर्द होने लगा। अगर वह इन्हें देने के लिए भी खा ले तो भी खत्म नहीं होने वाले थे। वही ईश्वर जो काम को रिपोर्ट करने के लिए आया था। जैसे ही उसने ये सब देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने पूछा, मैम एक्चुअली आपने इतना सब कुछ खरीदा है स्नैक्स के तौर पर, क्या आप इन्हें खत्म कर पाएंगी? तुम जो चाहे इसमें से ले सकती हो। अनामिका ने सोचा कि इन सभी चीजों को अकेला खत्म तो कर नहीं पाएगी, इसलिए वेस्ट करने से अच्छा है कि उसे लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। मैम, क्या आपका मतलब सचमुच में इसमें से कुछ भी लेकर जा सकता हूँ? ये होममेड पेस्ट्रीज है फेमस शेफ अक्षत और पेंशन की तरफ से। ईश्वर का मुंह हैरानी से खुल गया था। अनामिका ने एक आईब्रो उठाकर उसकी तरफ से देखा जैसे वह पूछ रही हो कि अगस्त और पेंशन कौन है। मैम, आपको सचमुच नहीं पता कि वह लोग कौन है? ईश्वर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने थूक निकलते हुए कहा, अगस्त एक टॉप नॉफ फ्रेंच पेस्ट्री शॉप है और पेंशन भी पेस्ट्री वर्ल्ड में एक बिग शॉट है। अनामिका, जिसने कभी उनके बारे में नहीं सुना था, उसने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, क्या ये सब महंगा है? मैम, क्या ये सब आपने ऑर्डर नहीं किया? ये दिखाता है कि जिस भी इंसान ने आपके लिए ये सब ऑर्डर किया है वह आपको बहुत पसंद करते हैं। अगस्त रिटायर हो चुके हैं और उनसे इस तरह की पेस्ट्री बनवाना सिर्फ पैसे की बात नहीं रह गई है। और आखिरी बार जब वह एक इंटरनेशनल सुपरस्टार ने पेंशन की पेसाइड्स करने की डिमांड की थी तो उसे 3 महीने इंतजार करना पड़ा था और अपने बहुत सारे कनेक्शन इस्तेमाल करने पड़े थे एक बार उनके हाथ कोई पेस्ट्री खाने के लिए। ये जो आपके सामने खाना रखा हुआ है वह कम से कम लाखों की कीमत का होगा। राइट, अनामिका शौक हो गई, लाखों की? तुम बहुत महंगा है। मैम, क्या आप उस पर डाउट मत कीजिए, और जितना बड़ा ऊंचे उसका नाम है उनकी पेस्ट्री से यह रीजनेबल है। जो तुम्हें चाहिए वह ले लो। अनामिका आराम से काउच पर बैठ गई। उसकी टोन बिल्कुल कैजुअल थी, जैसे उसके सामने कोई रेगुलर रेस्टोरेंट का खाना हो उसके लिए कोई फर्क नहीं था। तो फिर मैं बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा। ओके, भले ही ईश्वर ने 2-3 बॉक्स से उठाए मगर वह सब आम वाले थे। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि महंगे वाले छू सके। थोड़ी देर बाद क्रिस्टल व्यू से डिजाइन ड्राफ्ट के बारे में बात करने आई तो अनामिका ने उसे भी कुछ बॉक्स दे दिए। उनमें से बचे हुए का जब अनामिका ने एक बाइट लिया तभी उसे दरवाजे के बाहर से ईश्वर की आवाज सुनाई दी, किशोर सर, आप सच में अंदर नहीं जा सकते? मुझे पहले मैम से पूछना होगा। गुस्सा होने से कुछ भी सॉल्व नहीं हो जाएगा। अगर आप अंदर चले भी गए तो आखिर में वह आपको बाहर ही निकाल देगी। आने दो उसे अंदर, अनामिका ने उबासी लेते हुए कहा, जिसे सुनकर किशोर ने जल्दी से दरवाजा खोला और जब उसने अनामिका को सोफे पर आराम से बैठा हुआ पेस्ट्री खाते हुए देखा तो उसने मुस्कुराकर कहा, मिस कपूर, हमारे बीच में गलतफहमियां हो गई है। क्या आपके पास वक्त है? हम बात कर सकते हैं। सॉरी, अनामिका ने एक डेजर्ट का एक बाइट लिया और बोली, मेरे पास वक्त नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप खुश नहीं है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं डेफिनेटली उसे करेक्ट कर दूंगा। किशोर मुस्कुराया और बोला, और जो मेरे रिलेटिव वाला मामला है, क्या आप उसे इस बार जाने दे सकती हैं? ये सुनकर अनामिका ने खाना रोक दिया और एक आईब्रो उठाते हुए बोली, उसने हमारे एम्प्लॉयज को वह घटिया क्वालिटी का और वेस्ट से बना हुआ खाना 1 साल तक खिलाया। अगर तुम भी एम्प्लॉयज में से एक होते तो क्या इतनी आसानी से उसे माफ कर देते? आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 46 ऑफिस में गड़बड़। अब तक आपने पढ़ा कि देवांश और देवेंद्र जी दोनों अनामिका के लिए शाम को खाने के लिए स्नैक्स भिजवाते हैं और उसके बाद किशोर अनामिका के पास आता है उसे अरविंद को जाने देने के लिए कहने के लिए। अब आगे, हाँ, उसने जल्दी पैसे कमाने के लिए कुछ कम क्वालिटी वाले इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं मगर किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, राइट? एंड कंपनी ने भी तो उन्हें उनकी हेल्थ कंडीशन सुधारने के लिए पैसे दिए हैं, तो क्या आप उसे एक बार के लिए नहीं छोड़ सकती? और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि वह एम्बुलेंस को कंपनसेट जरूर करेगा। उसकी यह बात सुनकर अनामिका ने धीमी और शार्प आवाज में पूछा, अगर? और वह ऐसे कैसे करेगा? शायद एक बार आपके छोड़ देने से वह सुधर जाए और हम उसे कह सकते हैं कि वह पूरे साल या फिर 6 साल तक एम्प्लॉयज को फ्री में खाना खिलाएं। और इस बार आप चिंता मत कीजिए, अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी पर पूरी नजर रखेगा और उसे एक भी एम्प्लॉयज की हेल्थ के साथ खेलने नहीं दूंगा। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने उसे पर ध्यान नहीं रखा। अनामिका ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब तरह का पेश था। मिस्टर किशोर, क्या आपको नहीं लगता कि यह सब आपकी गलती की वजह से हुआ है? तो आपको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हाँ, मैं भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। किशोर ने अपनी सर को नीचे कर लिया। अगर और कोई रास्ता होता तो वह इसका उम्र और एरोगेंट लड़की से मदद मांगने के लिए नहीं आता। अगर आपको एम्प्लॉयज के घटिया खाना है और फूड डिटेक्टिव खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप भी वैसे ही क्यों नहीं करते? आप तो वैसे ही घटिया खाना 1 साल तक खाए और उसके बाद हम बात करेंगे। मिस कपूर, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं? किशोर ने अंदर के गुस्से को दबाते हुए मुस्कुराकर कहा, 1 साल तक मेरा रिलेटिव जेल में ही रहेगा और वहाँ का खाना खाएगा। क्या जेल का खाना उन घटिया इंडक्टिव से बेहतर नहीं होता? एटलीस्ट वह कम से कम खाने लायक होता है। उसकी बात सुनकर किशोर कुछ नहीं बोल पाया। कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते इस इंसिडेंट के बाद आप अपने एक्शन सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और ना ही आपसे ये सोच रहे हैं कि एम्प्लॉयज को कंपनसेट कैसे किया जाए, बल्कि आप यहाँ आ गए हैं अपने रिलेटिव को डिफेंड करने के लिए। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि आप ये सब बात मुझे डिस्कस करें। अगर आप उम्मीद करें कि मैं इस मामले से प्राइवेटली डील करूंगी तो आई एम सॉरी, मगर नहीं, मैं नहीं कर सकती। अनामिका के इस तरह सख्त तरीके से मना करने से किशोर को बहुत गुस्सा आया, मगर अपने रिलेटिव्स की प्रॉब्लम शायद उसे इफेक्ट कर सकती है ये सोचकर उसने आगे कहा, मिस कपूर, हमारी फैमिली बहुत क्लोज है और उसकी मॉम की उम्र साल 89 ईयर्स हो गई है और जब उन्होंने सुना कि उनका बेटा रास्ट हो गया है तो वह बहुत दुखी हो गई है और वो मुझसे मदद के लिए कह रही है। उसका पूरा परिवार भी मेरे पास आया था। मैं बहुत मजबूर होकर यहाँ आया था ये सोचकर कि आप किसी एक की सजा उसके पूरे फैमिली को नहीं देंगी और आप किसी की लालच की सजा अपने पूरे एम्प्लॉयज को दे सकते हैं। अनामिका ने अपनी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, यहाँ पर नेगोशिएशन के लिए कोई डिस्कशन नहीं रह गया है मिस्टर किशोर, आपको अपनी पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए और आपके रिलेटिव को अगर हेडक्वार्टर अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने लगा तो क्या होगा?
ये सुनकर किशोर डर गया और उसके साथ भी कुछ ना हो जाए इस डर से वह हरा हुआ वहां से चला गया। अनामिका देवांश का लाया हुआ डेजर्ट थोड़ा और खाया और फिर कुछ और घंटे काम करने के लगी। जल्दी ही रात हो गई। देवांश उसे कैंडल लाइट देने के लिए बाहर लाया था। उसे देखकर लग रहा था कि उसे बहुत कुछ कहना है, मगर आखिर में वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप खाता रहा। क्या तुम कुछ मुझसे कहना चाहते हो? अनामिका ने उसकी हिचकिचाहट को देखकर कंफ्यूज होकर पूछा। क्या तुम्हें वह ब्रेसलेट पसंद नहीं आया? देवांश ने अनामिका की खूबसूरत आंखों में देखते हुए थोड़ा डिसअपॉइंट होकर कहा, या फिर तुम मुझे पसंद नहीं कर सकती? अनामिका बोली, क्या मैं कुछ दिनों में तुम्हें बहुत परेशान कर रहा हूँ, इसलिए तुम चिढ़ गई हो? देवांश ने वहां से नेपकिन उठाकर जेटली उसके मुंह के कोने से खाना साफ किया। उसकी आंखें बहुत भून थी और वह उसका जवाब जानने के लिए इंतजार कर रहा था। तब जाकर अनामिका को रियलाइज हुआ कि वह ब्रेसलेट पहनना भूल गई। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो मैं और कोशिश करूंगा तुम्हारा दिल जीतने की, बस तुम मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दोगी। अगर तुम्हें ब्रेसलेट का डिजाइन पसंद नहीं आया तो मुझे बता दो, मैं और दूसरा डिजाइन बना दूंगा। तुमने डिजाइन किया था वह ब्रेसलेट? अनामिका ने हैरानी से पूछा। मगर देवांश के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वह जब से ही बच्चा था तब से उसे डिजाइनिंग का काफी शौक था। उसके दोस्त हमेशा कह रहे थे कि अगर वह अपना करियर ज्वेलरी डिजाइनिंग में आगे बढ़ाएगा तो वह इस इंडस्ट्री का लीजेंड बन सकता है। उसके डिजाइन कई बार इंटरनेशनल लेवल पर भी बिकते थे। हाँ, देवांश ने उसकी आंखों में देखा और उसके एक्सप्रेशन काफी सीरियस थे। देखो अनु, उस ब्रेसलेट के बारे में है या फिर मेरे बारे में या फिर दोनों के बारे में, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अनामिका ने एक क्लियर और परफेक्ट मुस्कुराहट के साथ कहा, वह ब्रेसलेट बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। मैं जब दोपहर में गलती से अपने कपड़ों पर जूस गिरा लिया था तो हाथ धोने जाते वक्त उसे उतरा था और वापस पहनना मैं भूल गई। सो क्या देवांश को ये लग रहा है कि वह उसे लाइक नहीं करती और वह बिना मतलब कि उसके आसपास घूम रहा है? मेरे बारे में क्या? देवांश ने उसकी आंखों में सीरियसली और केयरिंग तरीके से देखते हुए पूछा। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तुम बहुत अच्छे हो, अनामिका ने कहा और एक छोटी सी हंसी हंसते हुए कहा, क्या अब हम खा सकते हैं? देवांश ने प्यार से उसका चेहरा सहलाया। आसपास का ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर तुरंत गायब हो गया और स्वीटनेस और हैप्पीनेस भर गई। उसकी अनु ने कहा कि वह बहुत अच्छा है, इसका मतलब वह बहुत अच्छा काम कर रहा है। वह खुशी से मुस्कुराया और उसे खिलाने लगा। मैं खुद खा सकती हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें स्पून से खिलाऊं या फिर किसी और चीज से? इतना कहकर देवांश ने लाइटली उसके लिप्स पर किस किया जैसे वह किसी चीज का इशारा कर रहा हो। ये लड़का फिर से परेशान करने लगा। खाना खत्म होने के बाद वह उसे कंपनी लेकर गया। गाड़ी से उतरते ही उसने उसके लिए दरवाजा खोला और बोला, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कंपनी 24/7 ऑपरेट करती है। अगर वह अंदर गया तो शायद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोगों उसे देख लेंगे। देवांश का डिसअपॉइंटमेंट देखकर अनामिका हेल्पलेसली बोली, तुम यही इंतजार करो, मैं तुरंत ब्रेसलेट लेकर वापस आती हूँ। तो पहले तुम मुझे हक करो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। देवांश अपने हाथ खोलकर एक बच्चे की तरह गले लगाने के लिए कहा। अनामिका ने सोचा कि उसे कैजुअल गले लगाएगी, मगर उसके पास आते ही देवांश ने अपने हाथ टाइटली उसके आसपास कस लिए और पूछा, हम अपना रिलेशनशिप कब अनाउंस करेंगे दुनिया के सामने? लोगों को कब पता चलेगा कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ? अनामिका स्पीचलेस हो गई और उसने कहा, क्या यह इतना मैटर करता है? हाँ बिल्कुल ये मैटर करता है। देवांश ने उसे और टाइटली पकड़ते हुए पूछा, क्या कंपनी में कोई है जो तुम्हें एडमायर करता है? अनामिका को ये काफी हैरानी भरा लगा। वह कंपनी में जितने दिनों से आई थी उसने चारों तरफ हड़कंप मचाया हुआ था। न सिर्फ लड़के, यहाँ तक कि लड़कियों में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे बात कर सके। नहीं, मुझे ये बहुत पसंद आया। देवांश ने उसकी सेंट को एक गहरी सांस से अंदर लिया और बोला, मुझे ये सचमुच बहुत पसंद आया और तुम ऑलरेडी मेरी फियांसे हो, इसलिए तुम दूसरे लड़कों से दूर रहना, ओके? मैं समझ गई, अभी मुझे जाने दो। अनामिका ऑफिस में गई और कोट टाइप किया और अंदर गई तो उसके ऑफिस में अभी भी डेस्क पर आराम से उसका ब्रेसलेट रखा हुआ था। देवांश ने आज जो रात कहा था उसकी वजह से अनामिका को अंदर ही अंदर काफी अच्छा फील हो रहा था और उसे इंतजार न करने के लिए अनामिका ने जल्दी से वह ब्रेसलेट पहने और ऑफिस से निकल गई। लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट में जाने वाली थी उसे दूसरी तरफ से कुछ आवाज सुनाई दी। यह आवाज ऐसा लग रहा था जैसे कोई झगड़ रहा हो और कंप्लेंट कर रहा हो, जिसे सुनकर अनामिका धीरे धीरे उसे आवाज की दिशा में बढ़ने लगी और उसने दरवाजा खोला। तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि यह आवाज कुछ फ्लोर नीचे से आ रही है और सीढ़ियों में इको होने की वजह से वह वक्त काफी तेज है। मेरे घर में 7 लोग हैं जो मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं और अब किशोर सर कह रहे हैं कि वह प्रोडक्शन को होल्ड पर कर देंगे तो हम जिएंगे कैसे? तुम सिर्फ स्टोरी का आधा हिस्सा सुनकर कंक्लूजन पर नहीं जा सकती। किशोर सर का मतलब है कि प्रोडक्शन लाइन से 2 और 3 को लगातार चलता रहना है और उसे 4 और 5 को ब्रेक की जरूरत है। उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम काम नहीं कर सकती, उन्होंने बस तुम्हें कुछ दिनों घर पर आराम करने के लिए कहा है। कितना लंबा आराम? 7 लोगों के परिवार जिन्हें मुझे ही खिलाना है, मैं एक दिन का भी आराम नहीं कर सकता। पसंद आया या नहीं, इसी तरह ही चलने वाला है। यहाँ तुम लोग बहस मत करो। क्या किशोर सर ने पिछले 1 साल में तुम लोगों के साथ कुछ गलत किया है? क्या तुम देख नहीं सकते? अब जब मिस अनामिका आ गई है इस ऑफिस में तो सब चीज थोड़ी बहुत बदल लेंगे ना। प्रोडक्शन लाइन 4 और 5 रोकने वाली है और वेयरहाउस में जो स्टॉक है उन्हें कुछ दिनों में क्लियर आउट करना है और वरना ना सिर्फ तुम और मैं बल्कि किशोर कर भी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये सब सुनकर अनामिका सब समझ गई। तो जो रात में 4-5 प्रोडक्शन दिखाई जाती है वह सब फॉल से वह बोलने वाला इंसान पक्का केदार होगा जो लाइन 4 का लीडर है। उन्होंने कहा कि स्टॉक में जो वेयरहाउस में है वह कुछ दिनों में क्लियर हो जाएंगे तो इसलिए स्टाफ पक्का काम नहीं कर सकता। चुपचाप अनामिका वहां से चली गई और फर्स्ट फ्लोर के वेयरहाउस की तरफ बढ़ने लगी। रात में वेयरहाउस में कोई गार्ड नहीं थे लेकिन अनामिका अपने फिंगरप्रिंट से उसका दरवाजा नहीं खोल पाई, जो काफी अजीब बात थी क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट कंपनी के सिस्टम में फीड थे और वह कहीं भी आ जा सकती थी। उसने पासवर्ड एंटर किया मगर वेयरहाउस का दरवाजा फिर भी नहीं खुला। थ्योरी के हिसाब से यह पासवर्ड तो उसे कंपनी की तरफ से दिया गया था और वह उसके अंदर जा सकती थी और अगर वह इसके अंदर नहीं जा पा रही है इसका मतलब एक ही है कि किसी ने जानबूझकर उसका डाटा कंप्यूटर से डिलीट कर दिया है ताकि वह इस दरवाजे को ना खोल पाए। ये सोचकर अनामिका की आंखों में इंटरेस्ट दिखाई देने लगा। वह सचमुच जानना चाहती थी कि किशोर पीठ पीछे क्या वही कर रहा है। वेयरहाउस के दरवाजे में 3 वे पासवर्ड लॉक था जिसे अनामिका ने बहुत ही आसानी से क्रैक कर लिया और उसने अपकमिंग सर्विलांस रिकॉर्डिंग को भी रोक दिया। वेयरहाउस के अंदर कोई सारे गारमेंट्स बहुत ही साफ सुथरा ढंग से ऑर्गेनाइज किए गए थे। वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो दूसरे कंपनियों के लिए बनाते थे वह पूरी तरह से कंप्लीट हो गए थे और अपनी कंपनी के लिए भी एक राउंड लेने के बाद अनामिका को 2 बैजेस मिले सामानों के जो बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, लेकिन उनमें वर्कमैनशिप और मटेरियल्स अलग अलग थे। अनामिका ने वेयरहाउस के एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर में लॉगिन किया तो उसे पता चला कि ये लो क्वालिटी बैच अभी तक कंपनी के डेटाबेस में एंटर नहीं किया गया है। उसने कंप्यूटर से सारा है डाटा कॉपी कर लिया और अपनी ईमेल पर भेजकर सारे सबूत मिटा दिए। ठीक उसी वक्त उसे वेयरहाउस के बाहर से कुछ कदमों की आवाज सुनाई थी। अनामिका एक दीवार के जरिए वेयरहाउस के ऊपर वाले रेक पर चढ़ी गई और नीचे देखने लगी। जो लोग अंदर आए थे वह केदार और कुछ एम्प्लॉय थे, वह सारे ही चेहरे अनामिका ने पहले कभी नहीं देखे थे।
तब जाकर अनामिका को रियलाइज हुआ कि डे और नाइट शिफ्ट के कर्मी एक नहीं है, ये लोग पक्का किशोर के काम करने वाले होंगे और सभी ने एक एक लकड़ी की स्टिक्स पड़ी हुई थी। वेयरहाउस की लाइट जला दी गई और सारे एम्प्लॉयज हर जगह कुछ ढूंढने लगे वहां, मगर उन्हें कोई नहीं मिला। उनमें से एक एम्प्लॉय बोला, केदार सर, क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी बॉस को लेकर कुछ ज्यादा ही शक कर रहे हो? कोई साइंस नहीं है कि कोई यहाँ आया है। केदार ने आसपास देखा और स्ट्रेंज को फील करके बोला, सर्विस कैमरा चेक करो। अनामिका ने सर्विलांस फुटेज को पहले ही मॉडिफाई कर दिया था, भले ही वह अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था, मगर उसके यहाँ आने के कोई सबूत नहीं थे। एम्प्लॉय ने जल्दी से सर्विलेंस कैमरा चेक किया और बोला, केदार सर, कोई भी वेयरहाउस के अंदर नहीं आया है। ये बात है, किसी ने डेफिनेटली नई बस को अंदर आते हुए देखा कंपनी के। क्या ऐसा हो सकता है कि उससे गलती हुई हो? केदार ने कंफ्यूजन में कहा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 47 अनामिका को कोई नहीं पकड़ सकता। अब तक आपने पढ़ा क्या अनामिका देवांश के साथ डिनर करने के बाद जब ऑफिस अपना ब्रेसलेट लेने के लिए पहुंच चुकी है तो वह उसे कुछ गड़बड़ के बारे में पता चलता है। अब आगे केदार काफी कंफ्यूज हो गया। थोड़ी देर पहले ही उनमें से एक आदमी कुछ खाना लेने के लिए नीचे गया था तो उसने दूर से एक महंगी गाड़ी से किसी लड़की को उतारते हुए देखा और जो काफी कुछ अनामिका जैसी लग रही थी, और फिर वह एलिवेटर की तरह अंदर गई। पीछे से देखने से वह अनामिका ही लग रही थी और यह खबर सुनकर केदार काफी पैनिक कर गया था। इसलिए उसने फ्रंट डोर के सर्विलेंस कैमरा को चेक करने का डिसाइड किया। अगर अनामिका सचमुच यहाँ आए हैं तो कैमरास में वह कैप्चर जरूर हुई होगी। जब वह लोग सामने वाली गेट के फुटेज निकालने में बिजी थे तो अनामिका ने अपने फोन निकालकर उसके अंदर आने के सारे फोटोज डिलीट कर दिए और उनका हर एक मूवी रिकॉर्ड करने लगी। केदार सर, अगर मिस अनामिका सचमुच यहाँ आ गई और उन्हें पता है चल गया कि हम क्या कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? फिर एक आदमी ने पूछा, जिसे डर था कि अनामिका उनके इन कामों में दखल देना शुरू कर देगी। जिस तरह से वह हर एक चीज को और हर गलत काम को सही करती जा रही है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उसे हमारे इन गलत कामों को पब्लिकली बाहर लाने में। अगर हमारा ये काम बाहर आ गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अगर अनामिका को हमारे इन सब कामों के बारे में पता चल गया तो न सिर्फ हमारी नौकरियां जाएंगी बल्कि हमें जेल भी जाना पड़ेगा। ये सब सुनकर केदार ने हंसते हुए कहा, अगर उसे कुछ पता भी चल गया तो आजकल रोड पर घर वापस जाते वक्त बहुत सारे कार एक्सीडेंट होते हैं या फिर कई सारे लोग अमीर लोगों को लूटने के चक्कर में मर भी देते हैं, तो यह उसकी बुरी किस्मत होगी। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये सुनकर सारे के सारे आदमी डर गए। क्या केदार का मतलब ये था कि अगर अनामिका ने कुछ देख लिया या फिर उसे कुछ पता चल गया तो वह उसे मार डालेगा? लेकिन अनामिका को डायरेक्ट हेडक्वार्टर से भेजा गया था। अगर उसकी आइडेंटिटी उनके जानने से कुछ ज्यादा बड़ी हुई तो? थोड़ी देर बाद जो आदमी फ्रंट डोर का सिस्टम कैमरा चेक करने गया था वह वापस आया और बोला, केदार सर, अनामिका आज कंपनी नहीं आई है। आदमी ने गलत देख लिया होगा। लगता है हम बेकार में ही डर गए। अब किसका इंतजार कर रहे हैं हम? चलो वापस कंपर लगाते हैं। मुझे तो लगभग हार्ट अटैक आ गया था अनामिका के अचानक यहाँ आने की खबर सुनकर। मुझे तो ये भी डर था कि वह यहाँ वेयरहाउस में ना पहुंच जाए। उन 4-5 आदमियों के ग्रुप में वहाँ के लाइट्स बंद की और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी वक्त अनामिका फोन 2-3 बार वाइब्रेट हुआ। देवांश उसे कॉल कर रहा था और उसके फोन के वाइब्रेशन को शायद केदार ने सुन लिया और उसने शार्पली पूछा, किसका फोन अभी अभी वाइब्रेट हुआ? किसी का नहीं। सब लोगों ने अपने फोन चेक किया और सबके फोन बंद थे। अनामिका ने जल्दी से देवांश का कॉल कर किया और उसे वाइब्रेशन से हटकर पूरी तरह साइलेंट करके उसे मैसेज भेजा, अभी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। देवांश ने जवाब दिया, ओके। उसने अंदर इतनी देर कर दी इसलिए उसने सोचा कि कहीं अनामिका कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गई जिसकी वजह उसे आने में देर हो रहा है, लेकिन लगता है कि वह ज्यादा ही सोच रहा था। वही कंपनी में केदार ने फिर से केयरफुली सुना मगर कोई आवाज नहीं आई। क्या वह सपने देख रहा है? सर, आप ज्यादा ही सोच रहे हैं। वो लड़की है, क्या बिगाड़ लगी हमारा? हाँ, वेयरहाउस ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर वह कोई यहाँ चुप रहा है तो हम अब तक उसे ढूंढ चुके होते। वह लोग हंसते हुए केदार को अपने साथ लेकर बाहर चले गए और वेयरहाउस फिर से बंद हो गया। एक अजीब चमक अनामिका की आंखों में दिखाई दी। लगता है उनके सीक्रेट्स उसकी सोच से भी ज्यादा डिप है। वेयरहाउस में फिर से कल अंधेरा छा गया मगर अनामिका तुरंत नीचे नहीं उतरी बल्कि उसने कुछ देर वही ऊपर इंतजार करने का फैसला किया। बाहर की लाइट अभी भी जल रही है और जिसकी वजह से वेयरहाउस के एंट्रेंस पर कुछ परछाइयां दिखाई दे रही है, जिसका मतलब कोई अभी भी बाहर है। थोड़ी देर बाद वेयरहाउस का दरवाजा फिर से खुला और वह आदमियों का गैंग फिर से अंदर घुस गया और केदार ने लाइट ऑन की और चारों तरफ ढूंढने लगा जैसे कोई छुपा हो। बाकी सारे वर्कर्स ने भी तुरंत हर जगह देखा मगर उन्हें कोई नहीं मिला। केदार सर, हमने यहाँ तक कि एक एक बॉक्स को भी खोल कर देख लिया, कोई अंदर नहीं छुपा है। आप रिलैक्स हो सकते हैं। आपने कहा कि किसी का फोन वाइब्रेट हुआ थोड़ी देर पहले, आपने गलत सुना होगा। केदार ने फिर से आसपास नजर घुमाई। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी मगर एग्जैक्टली क्या वह समझ नहीं पा रहा था। वह अभी भी शक कर रहा था। अगर सच में कोई अंदर होता तो हमारे जाते ही वह बाहर आ जाता ना। हमने इतनी देर तक बाहर इंतजार किया, अगर कोई अंदर होता तो पूरी तरह से अंदर शांत थोड़ी बैठता। केदार सर, आप ज्यादा सोच रहे हैं। केदार ने आसपास देखा मगर कोई मूवमेंट ना होने पर उसने हार मान लिया। वह बोला, मुझे भी यही उम्मीद है। इस बार उसने सचमुच लाइट बंद कर दी और लॉक करके चले गया और जाने से पहले उसने जानबूझकर पासवर्ड फिर चेंज कर दिया, इस उम्मीद से कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। उसने सोचा कि अगर उसकी सिचुएशन सही है, अगर और कोई सचमुच वेयरहाउस के अंदर है तो इसने पासवर्ड की वजह से वह अंदर ही फंसा रह जाएंगे और अगर कोई नहीं है और किसी को पुराना पासवर्ड पता चल भी गया होगा तो वह अंदर नहीं जा पाएगा। जब अनामिका ने कंप्यूटर की आवाज से सुना कि पासवर्ड सक्सेसफुल चेंज हो गया तो वह कोलरली हंसी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी इतना शातिर होगा मगर दरवाजा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कितनी बार पासवर्ड चेंज करे गए, उसके लिए सब बराबर थे। इस दुनिया में कोई अभी तक सिस्टम नहीं बना था जिसे वो क्रैक नहीं कर सकती, तो एक छोटा सा ऑटोमेटिक डोर उसे कैसे रोक सकते हैं? अनामिका चुपचाप ऊपर से नीचे कूदी और आसपास ढूंढने लगी। उसने बहुत सारे चिप क्वालिटी के फैब्रिक कोने में रखे हुए देखे, शायद वह चीज उसे नए प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए बनाई जाती हूँ। उसकी आंखें डिम हो गई। उसने कंपनी के सर्विस सिस्टम को हैक करके चेक किया कि आसपास कोई है नहीं और फिर उसके बाद दरवाजा खोलकर बाहर निकली। देवांश बाहर कम से कम 40 मिनट से इंतजार कर रहा था। फाइनली अनामिका को सामने से आता हुआ देखकर वह जल्दी से आगे गया और उसे अपने गले लगाते हुए बोला, हो गया सब कुछ? हाँ ठीक है, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। देर होती हुई देखकर देवांश ने उसे ओबरॉय मेंशन ले गया। रेना गार्डन में कुछ काम कर रही थी। जब उसने देवांश को पर्सनली अनामिका को ड्रॉप करते हुए देखा तो उसने जल्दी से उसे अंदर आने के लिए कहा, जिसे देवांश ने भी बिल्कुल मना नहीं किया और अनामिका का हाथ पकड़ के अंदर जाने लगा। वही नताशा म्यूजिक रूम में पियानो बजा रही थी अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए। तभी उसने सर्वेंट के मुंह से सुना है कि देवांश आया है, जिसे सुनकर श्रवण जी और सीता जी उससे मिलने के लिए नीचे चले गए। नताशा ने देवांश को देखने की अपनी इच्छा को कंट्रोल में किया और सबसे पहले अपने रूम में जाकर अपने आप को फ्रेश किया, मेकअप किया और नीचे जाने से पहले अपनी मेड रानी को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। देवांश ने तुम्हारे घर पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं की जब वह तुम्हारे घर पर रही थी? श्रवण जी ने मुस्कुराकर पूछा।
नहीं, देवांश ने प्यार से अनामिका की तरफ देखा और कहा, इनफैक्ट हम वह थे जो इसे परेशान कर रहे थे। उनके इंटरेक्शन को देखकर सीता जी मुस्कुराए और बोली, वैसे देवेंद्र अंकल कैसे हैं? देवांश ने पॉलिटिकली जवाब दिया, दादाजी ने कहा है कि अनु को देखकर वह काफी खुशी होते हैं और अच्छे रहते हैं। श्रावण जी काफी खुश हुए कि देवेंद्र जी की उनको बेटी इतनी प्यारी है। अनु हमेशा कंपनी जल्दी चली जाती है और लेट तक काम करती है, हमें डर है कि वह ठीक से खाती नहीं होगी और ज्यादा काम करती होगी। जैसे ही सीता जी ने अपनी बात खत्म की, देवांश ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उसका ध्यान रखूंगा। जब भी वह अनामिका की तरफ देखता था, उसके आंखों में एक अजीब अफेक्शन होता था। श्रवण जी और सीता जी ने एक दूसरे की तरफ देखा, वह दोनों ही देख सकते थे कि देवांश अनामिका से सचमुच बहुत प्यार करता है। ठीक उसी वक्त नताशा केयरफुली अप्लाइड मेकअप के साथ एलिगेंटली चलकर नीचे आए और एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, हेलो दीदी, हेलो जीजू। आप लोग यहाँ? वह हर एक मूवी बहुत ही एलिगेंटली कर रही थी और फ्लोरल्स तरीके से, जैसे उसने काफी प्रैक्टिस की हो। उसके मैनर्स को देखकर सीता जी मुस्कुराए। एटलीस्ट उनके एफर्ट्स वेस्ट नहीं हुए और जब उन्होंने नताशा के मुंह से जीजू सुना तो इसका मतलब साफ था कि उसे अपनी बाउंड्रीज पता है। वह अनामिका को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करेगी क्योंकि उसकी सगाई पहले देवांश से हुई थी। अनामिका नताशा का सूटेबल मेकअप दिखा धीरे से जवाब दिया, लेकिन देवांश ने उसकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई और उसकी नजर लगातार अनामिका पर बनी हुई थी और वह बोला, क्या हम कल सुबह एक साथ ब्रेकफास्ट करें? मैं तो घर पर ही खाना पसंद करूंगी, तो मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। ये सुनकर श्रवण जी ने सोचा, यह इतना भी सिंपल नहीं है, मगर फिर भी बोले, मैं किचन से कहकर एक्स्ट्रा ब्रेकफास्ट बनवा दूंगा कल सुबह। देवांश, तुम आकर अनु के साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हो और फिर दोनों एक साथ काम के लिए निकल जाना। देवांश ने वही सुना जो वह सुनना चाहता था और बोला, थैंक यू, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम फैमिली है। श्रवण जी ने एक मुस्कुराहट के साथ पूछा, तुम क्या खाना पसंद करोगे? मैं कुछ भी खा लूंगा, देवांश बोला और फिर प्यार से अनामिका की तरफ देखते हुए कहा, मैं वही खाऊंगा जो अनामिका खाएगी। साइड में खड़ी नताशा काफी जेलस और एम्ब्रेस फील कर रही थी। ठीक उसी वक्त रीना ने मौके का फायदा उठाया और एक गिलास लेमन वाटर लाकर देते हुए कहा, मिस नताशा, आपका पानी। उसने ऑलरेडी देवांश और अनामिका को थोड़ी देर पहले पानी दे दिया था, इसलिए अभी नताशा के लिए वह पानी लेकर आई थी। इसमें किसी को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन वह जानबूझकर कुर्सी के पैर से टकरा कर करने का नाटक करने लगी और सर का सारा पानी नताशा का है ऊपर गिर गया और खास करके नताशा के चेस्ट एरिया पर। नताशा ने ऑलरेडी एक सिल्क नाइट गाउन पहना हुआ था जो बिगने की वजह से रिवीलिंग हो गया था। आई एम सॉरी मिस नताशा, मुझसे गलती से हो गया, रानी ने माफी मांगते हुए कहा और टिश्यू निकालकर नताशा को साफ करने लगी। इट्स ओके, मैं खुद साफ कर लूंगी, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, नताशा ने अपनी समझदारी दिखाई। मगर एक सेकंड के लिए देवांश ने उसकी तरफ नहीं देखा। मिस नताशा, यह मेरी गलती है, मेरी वजह से आपके कपड़े गीले हो गए हैं, रानी ने जानबूझकर गीले कपड़ों पर ज्यादा जोर दिया। मगर देवांश की नजर अनामिका से एक पल की नहीं हटी। वह उसके कान में कुछ कह रहा था और अनामिका उसे गुस्से में घूर रही थी, जिसे देखकर देवांश डेविल स्माइल के साथ मुस्कुराया। साफ था कि वह अनामिका के साथ फलक कर रहा है। नताशा, जाओ अपने कपड़े बदल लो, सीता जी बोली। सॉरी, मैं ऊपर जाकर कपड़े बदल लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों के साथ आकर बैठती हूँ। वह कितना भी पोलाइट क्यों ना बिहेव कर ले, देवांश ने उसे एक सेकंड के लिए भी नहीं देखा। जैसे ही नताशा ऊपर जाने लगी, तभी उसने सीता जी की हैरानी भरी आवाज सुनी, अनु, क्या यह नया ब्रेसलेट है? मैंने तुम्हें आज से पहले कभी पहनते हुए नहीं देखा। इसने मुझे दिया, अनामिका के सिंपली जवाब। नहीं, नताशा के कदम रोक दिए और वह लगभग जम गई थी। देवांश ने तुम्हें दिया? सीता जी ने उसके ब्रेसलेट को नजदीक से देखते हुए पूछा, ये डिजाइन कितना ब्यूटीफुल है, मैंने इसे मार्केट में पहले कभी नहीं देखा। यह इसी ने डिजाइन किया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 48 नताशा बहुत गुस्से में है। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका वेयरहाउस में सब कुछ देखती है और उसे सारी कहानी का लगभग पता चल जाता है और उसके बाद देवांश उसके साथ घर आती है। अब आगे, जैसे ही अनामिका ने कहा कि देवांश ने वह ब्रेसलेट इस डिजाइन किया है, नताशा लगभग गिरने वाली थी और यहाँ तक कि श्रवण जी और सीता जी को भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या ये देवांश ने डिजाइन किया है? ये डिजाइन कितना खूबसूरत है ना। सीता जी अभी भी हैरान थी कि डिजाइन प्रोफेशनल ज्वेलरी डिजाइनर से भी बेहतर है। शॉप क्रिएटिविटी, इसमें सब कुछ बहुत सुंदर है। हाँ, किसने सोचा था कि देवांश की ऐसी रिमोट रोमांटिक साइड भी होगी। ये सुनकर श्रवण जी ने हंसते हुए कहा, देवांश तुम कितने अच्छे हो, तुमने इतना यूनिक चीज बनाई है। अनु, क्या तुमने कभी देवांश को कुछ दिया? ये सुनकर अनामिका हैरान हो गई। सचमुच उसने ये रिलीज नहीं किया कि जब से वह दोनों मिली है तो उसने सिर्फ देवांश से कुछ और कोई और कुछ लिया ही है, कुछ दिया भी नहीं है उसने अभी तक, तो उसे प्रॉपर्ली थैंक्स भी नहीं किया है। तुमने देखा, देवेंद्र अंकल ने तुम्हें ये नेकलेस दिया जिसका एक स्पेशल मीनिंग है और देवांश ने पसंद की तुम्हारे लिए एक ब्रेसलेट डिजाइन किया। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो तुम भी उन्हें कुछ देने के बारे में सोचना, श्रवण जी ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता, देवांश ने उस बात को वही काटने की कोशिश की ताकि अनामिका को कोई एम्बेरसमेंट ना हो और वह सिंसियरली बोला, अनु सिंघानिया परिवार के लिए बेस्ट गिफ्ट है, मुझे बस वही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। अनामिका ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में प्यार और लगाव दोनों था, जिसे अनामिका बर्दाश्त नहीं कर पाई और दूसरी तरफ देखने लगी। देवांश, तुम बातें बनाने में बहुत अच्छे हो, सीता जी हंसते हुए बोली। इतने अच्छे और हैंडसम यंग मैन को अनु तुम्हें ध्यान में रखना होगा, मैं बता सकती हूँ कि देवांश एक बहुत अच्छा हस्बैंड बनेगा। अनामिका स्पीचलेस हो गई, मगर देवांश खुश हो गया और बोला, आपकी बातों के लिए थैंक यू सो मच। और वही नताशा स्पीचलेस हो गई। वह ऑलरेडी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी, 2-3 सीढ़ियां, और फिर वह ऊपर चली जाएगी और उनकी बातें नहीं सुन पाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी जगह पर जम गई है और हिल ही नहीं पा रही है। देवांश ने अनामिका के लिए पर्सनली वह ब्रेसलेट डिजाइन किया और इतनी स्वीट और सिंसियर बातें भी कही। वह हमेशा शांत और रिजर्व रहने वाला है आदमी है, लेकिन वह ऐसी बातें भी बोल सकता है जिसका मतलब साफ है कि उसके मन में अनामिका के लिए डेप फीलिंग्स है। कुछ दिनों में उसका अनामिका के लिए प्यार इस हद तक बढ़ चुका है। मिस नताशा, मार्था ने उसे एक टाप देते हुए कहा, आपको कपड़े बदल देने चाहिए वरना ठंड लग जाएगी। नताशा की आंखें लाल हो गई थी और उसमें आंसू भर गए थे। वह ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी, वह थी जिसे देवांश पहले मिला था। अगर अनामिका वापस नहीं आई होती तो सब कुछ उसी का होता। ओबरॉय परिवार की प्रिंसेस की पोस्ट और देवांश की वाइफ होना सिर्फ उसे बिलोंग करता। ये दुनिया बिल्कुल अनफेयर है, क्यों उसे दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाई पर पहुंचाकर वहां से ये लोग धक्का दे रहे हैं। वह कितना भी बुरा क्यों नहीं फील कर रही थी। उसने कपड़े बदलने के बाद एक सेक्सी नाइट गाउन पहना और नीचे आने के लिए निकली, लेकिन जब तक वह सीढ़ियों तक पहुंची देवांश ऑलरेडी जा चुका था। सिर्फ श्रवण जी, सीता जी, अनामिका और रीना बचे हुए थे। ये देखकर नताशा ने नीचे ना जाने का फैसला किया और साइड में ही छुपाकर उनकी बातें सुनाने लगी। अनु, मैंने सुना कि कंपनी की कैंटीन में क्या हुआ है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि अरविंद ऐसी कोई हरकत कर सकता है। वो हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज को इतना घटिया क्वालिटी का खाना पूरे 1 साल से खिला रहा था। श्रवण जी बहुत गुस्से में थे।
थैंक गॉड अनामिका को टाइम पर पता चल गया, वरना हमारी एम्प्लॉय की तबीयत पर इसी तरह असर पड़ता रहता और उनमें किसी की जान भी जा सकती थी। सीता जी भी इस बारे में पहले बार सुन रही थी। वह बोली वह किस तरह का हार्टलेस इंसान है। भगवान का शुक्र है कि हमारी अनु कैपेबल है और उसने टाइम पर सब कुछ डिस्कवर कर लिया। मगर अनु तुम्हें इन सब के बारे में इतनी प्रोफेशनल नॉलेज मिली कहाँ से? इनक्रेडिबल। वह कुछ खाने को देखकर कैसे पता कर सकती है कि उनमें किस तरह के घटिया इंग्रेडिएंट्स मिले गए हैं? आज पूरा कंपनी का स्टाफ हैरान हो गया कि कैसे उसने कैजुअली सारे के सारे कैंटीन फरोर को सामने ला दिया। मैंने ऑनलाइन देखा था, अनामिका ने कैजुअली जवाब दिया जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि दुनिया में इस तरह के घटिया लोग भी हैं जो एम्प्लॉय से खाने के पैसे लेते हैं और उन्हें घटिया खाना सर्व करते हैं। सीता जी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने पूछा क्या ये सच है कि वह किशोर का रिलेटिव है? हाँ, अनामिका ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया। तो इस मामले में जाने के बाद किशोर ने क्या कहा? वह अपने रिश्तेदार को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट? उसमें अभी भी इतनी हिम्मत है कि वह अरविंद का साथ दे? सीता जी गुस्सा हो गई। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि इन सब में किशोर का भी कुछ हाथ है, वरना वह क्यों इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी अरविंद को बचाने की कोशिश करता? अच्छा हुआ मिस अनामिका वहां चली गई, वरना हमें कभी कंपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं चलता। रीना बोली आप अमेजिंग है, आपने सिर्फ कुछ ही दिनों में इतनी बड़ी बड़ी 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। वह दोनों लोग कंपनी में जॉब की तरह थे जो वहां की एम्प्लॉइज का खून चूस रहे थे। अनु तुम सिर्फ 18 साल की हो और तुम्हें कंपनी मैनेज करने का कोई पहले का एक्सपीरियंस भी नहीं है, मगर तुमने इतनी जल्दी इतना अमेजिंग काम किया है। हम बहुत प्राउड और खुश है, तुमने हमें और अपने भाइयों को बहुत सारी मुसीबत से बचा लिया है। सीता जी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। पता नहीं मेहता परिवार ने इतने आउटस्टैंडिंग बच्ची को कभी कोई वैल्यू का नहीं दी। वह लोग बस बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। अनु पूरा दिन काम करके आए हैं, इसे आराम करने देते हैं। श्रवण जी जानते थे कि अनामिका थकी हुई होगी, कंपनी छोटी हो या बड़ी मगर उसे मैनेज करना है बहुत मुश्किल होता था। हाँ जाओ आराम करो, सीता जी ने मुस्कुराकर कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। मुझे भूख नहीं है, मैंने ऑलरेडी तैयार करवा दिया है, थोड़ा सा खा लेना। सीता जी को नहीं पता था कि देवांश के साथ अनामिका अच्छे से खाती है या नहीं। उन्हें डर था कि कहीं अनुशर्म की वजह से ज्यादा ना खाती हो उसके सामने। ऑलराइट मैं ऊपर जा रही हूँ। अनामिका ने अपनी माँ की बात को नहीं काटा। जब नताशा ने अनामिका के ऊपर आने की बात सुनी तो वह जल्दी से चुप गई और जब अनामिका अपने रूम के अंदर चली गई तो नताशा बाहर आए। वह अभी भी श्रवण जी और सीता जी को नीचे अनामिका की तारीफ करते हुए सुन सकती थी। हमारी बच्ची सचमुच एक्सेप्शनल है, वह बिजनेस में नेचुरली कितनी टैलेंटेड है, हमें उसे इस फील्ड में ही आगे बढ़ने देना चाहिए। फील्ड में आगे बढ़ने देना चाहिए, इसका क्या मतलब है तुम्हारा? वह अभी भी बच्ची है, सोचना भी मत उसके ऊपर और भी काम डालने का। सीता जी को अपनी बेटी की बहुत चिंता थी। तुम ठीक कह रही हो, मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रहा था। एक कंपनी ही उसके लिए बहुत बड़ा काम है। अगर रिजल्ट आने के बाद उसने कॉलेज जाने का डिसाइड किया तो हम उसे यह छोटी सी कंपनी भी नहीं चलाने देंगे ताकि वह अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सके। ऑलराइट मैं तुम्हारी बात मानूंगा अनु, जो चाहेगी हम उसी में उसे सपोर्ट करेंगे और इनकरेज करेंगे। हाँ ये बात ठीक है, लेकिन हमें डेफिनेटली परिवार के कुछ प्रॉपर्टीज उसके नाम करनी चाहिए। अगर वह उन्हें मैनेज ना करना चाहे तो किसी और को हायर कर सकती है। ऑफ कोर्स वह सब उसके फ्यूचर को सेव करने के लिए है। ये उनके प्लान सुनकर नताशा के नाखून उसके स्किन में घुसने लगे। भले ही अनामिका उनकी बायोलॉजिकल अपनी बेटी है, मगर वह फिर भी एक लड़की है। परिवार में इतने सारे लड़के हैं तो फिर भी उसे ओब्रोय परिवार की प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों मिल रहा है? अनामिका शावल लेकर बाहर आए और लैपटॉप खोल के अपने काम करने लगी। तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। अनु क्या तुम सो गई? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाई हूँ, बाहर से सीता जी ने जेटली कहा। अभी नहीं। अनामिका ने कुछ कीबोर्ड्स पर टाइप किया और लैपटॉप बंद करके दरवाजा खोला। मुझे लगा कि तुम देवांश के साथ खाना खाती हो तो तुम शर्म की वजह से ज्यादा नहीं खा पाती होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेकर आई हूँ। अनामिका ने ट्रे की तरफ देखा और हैरानी से बोली पाव भाजी। मैंने सुना है कि आजकल के बच्चों को स्ट्रीट फूड बहुत पसंद होता है, थोड़ा सा खाकर देखो, इसे अच्छी खुशबू भी आ रही है ना? सीता जी ने नीचे रख दिया। अनामिका ने एक टुकड़ा उठाकर सीता जी की तरफ बढ़ाया। नहीं नहीं ये ज्यादा नहीं है, तुम भाव, तुम खुद काफी दिनों से बिना रुके काम कर रही हो और कंपनी कितने सारे मामले संभाल रही हो। अभी अभी तुम घर लौटी हो और तुम्हारे पास आराम करने का वक्त भी नहीं मिला। कोई फर्क नहीं पड़ता, अनामिका ने खाना खाते हुए कहा। इसमें मुझे मजा आता है, एटलीस्ट ये कॉलेज की तरह बोरिंग तो नहीं है। सीता जी उसकी बात सुनकर खुश हो गई और बोली ठीक है, फिर तो इन छोटी छोटी बातों को छोड़ते हैं और शॉपिंग के लिए चलते हैं। उसके बाद शाम को अच्छे से रेस्टोरेंट में काफी पिएंगे और फिर फेशियल भी। हम एक शॉर्ट ट्रिप पर भी जा सकते हैं, जहां भी तुम जाओ हमें तुम्हें साथ जाकर बहुत खुशी होगी। अनामिका ने सर ऊपर उठाकर उन्हें देखा और मुस्कुराकर कहा श्योर। तुम अभी भी यहाँ रहने की आदत डाल रही हो क्या? तुम्हें कोई चीज बदलना है या जैसे कि बैग, कर्टन्स का रंग या फिर कोई सजावट तुम्हें ना पसंद हो या फिर कोई खाना? सब कुछ बहुत अच्छा है। सीता जी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि क्यों मेहता परिवार इतने अच्छे और बिहेव अंडरस्टैंडिंग लड़की के साथ इतनी बुरी तरह बिहेव करते थे। वह कितनी प्यारी है। मैंने सुना कि देवेंद्र अंकल ने तुम्हारे लिए शाम को स्नैक्स भिजवाए थे। ये सुनकर अनामिका ने हैनी से उनकी तरफ देखा। उन्हें इस बारे में कैसे पता चला? सीता जी ने मुस्कुराकर कहा देवेंद्र अंकल ने पर्सनली तुम्हारे डैड को फोन किया था और पूछा था कि दोपहर में तुम्हें खाना क्या पसंद है। तुम अभी अभी वापस आए हो, हम अभी तुम्हारी पसंद ना पसंद जान रहे हैं। अच्छी बात है कि देवांश हमारे साथ है और उसे तुम्हारे बारे में सब पता है। अनामिका हैरान हो गई। देवांश को तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में बहुत अच्छे से पता है। मैं बता सकती हूँ कि वह तुम्हें बहुत लाइक करता है। जब भी वह तुम्हारी तरफ देखा है तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती और सिर्फ तुम ही हो उसकी आंखों में। और इस तरह के पार्टनर की वजह से तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही खुशहाली भरा होगा। सीता जी ने जेटली अपना हाथ अनामिका के हाथ पर रखा और उसके कलाई पर पहनी हुई ब्रेसलेट को देखते हुए आगे बोली हम देवांश को सालों से जानते हैं। वह हमेशा ही रिजर्व, कोल्ड और सीरियस रहने वाला लड़का है जो मुस्कुराता भी बहुत मुश्किल से था, लेकिन जब भी वह तुम्हारे आसपास होता है एक अलग ही इंसान बन जाता है। उसकी आंखों में जो प्यार और केयर दिखाई देती है वो हमने आज से पहले कभी नहीं देखी थी और हमने तो कभी यह भी नहीं सुना कि वो ज्वेलरी डिजाइन करता है। लेकिन तुम्हारे लिए उसने कि तुम्हें भी उसे रिटर्न में कुछ देना चाहिए, वरना उसे लगेगा कि फीलिंग सिर्फ उसकी तरफ से है। श्योर, अनामिका ने हमें सर हिलाकर कह दिया और उसकी नजरें फिर से उसे कलाई पर पहने हुए बटरफ्लाई ब्रेसलेट पर गई। वह छोटे छोटे डायमंड लाइट में बिल्कुल तारे की तरह चमक रहे थे, बिल्कुल देवांश के क्लियर आंखों की तरह। तब जाकर उसे रिलायंस हुआ कि उसने सचमुच देवांश को आज तक कुछ नहीं दिया है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 49 अनामिका का भाई रुद्रा। अब तक आपने पढ़ा कि देवांश की बातें सुनकर श्रवण जी और सीता जी बहुत खुश होते हैं और उसके बाद अनामिका को भी देवांश को कोई गिफ्ट देने के लिए कहते हैं। अब आगे अनामिका ने देवांश को गिफ्ट देने के लिए हाथों कर दिया, मगर किसे पता कि देवांश को किस तरह का गिफ्ट पसंद आएगा।
अगली सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह, नताशा ऑलरेडी उठ गई और अच्छे से तैयार हो गई। उसने जानबूझकर एक ब्लैक रिवीजन ड्रेस पहनी और अपने बालों को ठीक से बंद कर लिया और उसका ऑरा, एलिगेंट और डिग्निटी दिखाई दे रहा था। मिस नताशा, आप बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। माराथा ने उसके गले में एक नेकलेस पहनते हुए कहा। आप इस गेटअप में उस अनामिका से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मार्था, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं अनामिका जैसी खूबसूरत नहीं हूँ। भले ही अनामिका कैजुअली कपड़े पहनती है, मगर उसका ऑरा और खूबसूरत चेहरा सभी को अपने नीचे दबा देता है। अमर तक एक्सप्रेशन एक पल के लिए जम गया और उसने हंसते हुए कहा, मिस नताशा, आपके फीचर्स काफी बोल्ड और शार्प है। आप बिल्कुल एक अमीर परिवार के प्रिंसेस की तरह दिखती है। क्या तुम्हें लगता है कि देवांश को जो मैंने आज पहने हैं वह पसंद आएगा? नताशा ने अपने आप को मिरर में देखा। उसकी स्किन बहुत डेलिकेट थी और वह हल्के मेकअप के साथ काफी नोबल और एलिगेंट लग रही थी। बिल्कुल मिस, मार्था ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। अगर मैं मिस्टर सिंघानिया की जगह होती तो पक्का आपकी खूबसूरती में पागल हो जाती। मिस नताशा, आपको कॉन्फिडेंस रही है, आप पक्का आज उनका दिल जीत लेंगी। ठीक उसी वक्त रानी ने दरवाजा नॉक करते हुए कहा, मिस नताशा, मिस्टर सिंघानिया आ गए हैं और अनामिका मैम अभी तक उठी नहीं है और बड़ी मैडम भी सो रही है। क्या आप पहले नीचे जाकर उन्हें ग्रिट करना चाहेंगी? ये सुनकर नताशा अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने जल्दी से अपना मेकअप कर लिया और बिना किसी के प्रवाह के नीचे जाने लगी। देवांश अपनी अनु को जल्दी देखना चाहता था, इसलिए वह 40 मिनट पहले आ गया। लेकिन जब उसने देखा कि कोई नहीं उठाया तो उसने रीना को किसी को ना उठाने के लिए कहा और उन्हें सोने देने के लिए कहा। जब नताशा नीचे आई तो उसने देवांश को सोफे पर बैठे हुए देखा। उसका अलग और डोमिनेटिंग ऑरा उसे बहुत हैंडसम बना था। देवांश, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? मेरी दीदी इतनी जल्दी नहीं उठती है। नताशा ने एक मुस्कुराहट के साथ उसके पास पहुंचकर कहा, क्या मैं तुम्हें एक गिलास पानी दूं? उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम इतनी जल्दी आ गए हो तो तुमने कुछ खाया नहीं होगा, तुम कुछ खा लो पहले। इतना कहकर नताशा किचन की तरफ फिर जाने ही वाली थी, तभी उसने देवांश की आवाज सुनी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अनु के लिए इंतजार करूंगा। नताशा की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर जम गई, मगर वह जल्दी से बोली, अगर तुम्हें मेरी दीदी का इंतजार करना है तो तुम क्यों ना गार्डन में घूम लो थोड़ी देर। यहाँ बैठने के बजाय तुम काफी दिनों से हमारे घर नहीं आए हो। हमने अपने गार्डन में और नए प्लांट लगवाए हैं। अगर तुम देख लो कुछ पसंद आए तो देवेंद्र दादाजी के लिए अपने साथ ले जाना। उसकी कोई जरूरत नहीं है। सुबह सुबह गार्डन में बहुत अच्छी हवा चलती है और वहां जाने से मूड भी काफी अच्छा हो जा सकता है। अभी भी बहुत सुबह है तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ गार्डन में वोट करने के लिए। मैं अकेले जाना पसंद करूंगा। देवांश के इंटेंशन काफी क्लियर थे, मगर नताशा अचानक से नीचे बैठ गई और उसने जेटली देवांश के घुटने छूते हुए कहा, देवांश, जब से मेरी दीदी वापस आई है तुम मुझसे और कोल्डली बिहेव करने लगे हो। लेकिन वह अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही अनकंफर्टेबल होकर देवांश ने अपना पैर हटा लिया और कहा, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। नताशा के हाथ खाली हो गए और उसके दिल में दर्द हुआ और वह बोली, मुझे पता है कि तुम अनामिका को पसंद करते हो, मगर मुझसे बात करने से क्या फर्क पड़ता है? वह काफी ओपन माइंडेड है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बस बात कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अगर अनामिका उनके बात करने से कोई फर्क पड़ता है तो वह नैरो माइंडेड और शकी लड़की है। उसे फिर से नजदीक आते हुए देखकर देवांश की आंखें ठंड हो गई और वह बोला, मगर मुझे फर्क पड़ता है। नताशा, प्लीज अपने रिस्पेक्ट बनाए रखो। जब नताशा ने देखा कि देवांश उसे किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है तो उसने दूर खड़ी मार्था को देखा। मार्था ने अपनी आंखों से उसे कुछ इशारा किया तो नताशा ने उसके पैर को फिर से छुए। इस बार देवांश तुरंत खड़ा हो गया और उसकी तरफ देखते हुए तेज आवाज में बोला, इनफ। देवांश नताशा ने उसे जाने के लिए तैयार देखा तो जल्दी से उसका कोट पकड़ते हुए बोली, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ सचमुच। क्या तुम मेरे बारे में दोबारा सोच भी नहीं सकते? प्लीज। ठीक उसी वक्त मार्था ने दूर से 2-3 बार खासा। वह किसी चीज का इशारा कर रही थी और नताशा ने मार्था की नजरों को देखकर अनामिका ने सीढ़ियों से नीचे आती दिखी। अनामिका को नीचे आते हुए देखा और उसने जल्दी से देवांश का कोट छोड़ दिया और कांपती हुई आवाज में बोली, दीदी आप गलत समझ रही है। सिर्फ क्या अनामिका ये सारी बातें पेरेंट्स को बता देगी? क्या उन्हें लगेगा कि नताशा के मन में कोई और मोटिव है और वह उसे घर से निकाल देंगे? अगर ऐसा हुआ तो वह बर्बाद हो जाएगी। कैरी ऑन। अनामिका बिना किसी इमोशन के बोली और डाइनिंग रूम की तरफ जाने लगी। वह काफी देर से यह ड्रामा ऊपर से देख रही थी और जब उसे भूख लग गई तो उसे आगे देखने का कोई इरादा नहीं हुआ। देवांश ने घूरकर नताशा को देखा और फिर जल्दी से अनामिका के पास जाकर नवश होकर एक्सप्लेन करने लगा, अनु जैसा तुम तो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। ओह तो फिर क्या है? अनामिका ने इंडिफरेंट तरीके से कहा और किचन की तरफ जाने लगी। उसने बस मेरा कोट पकड़ लिया था, बस और कुछ नहीं। इतना कहकर देवांश ने जल्दी से अपना जैकेट निकाल दिया और उसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया। दूर खड़ी नताशा ने जब ये देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर तेज तेज थप्पड़ मारा हो। वह बहुत उदास हो गई। वह एक्चुअली उसके चुए कपड़े को पहनना तक नहीं चाहता। अनु, देवांश ने अनामिका का हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या तुम गुस्सा हो? अगर तुम कहो तो मैं कपड़े बदल लेता हूँ। इतना कहकर वह ऊपर जाने लगा और रुद्र ओबरॉय को फोन किया और पूछा, तुम्हारे वार्डरोब में कौन सा ऐसे कपड़े हैं जो तुमने अभी तक पहने नहीं है? क्या? रुद्र जो अपने होटल बेड पर बैठा हुआ था उसके हैंडसम चेहरे पर हैरानी दिखाई देने लगे और उसने पूछा, देवांश क्या तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो गई है? क्या तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है और तुम इतनी सुबह सुबह मेरे घर पर क्या कह रहे हो? रुद्र ओबरॉय परिवार का सबसे छोटा बेटा था जो कभी कभी घर आता था। उसे अचानक कुछ समझ में आया और वह बोला, क्या तुम इतने गरीब हो गए हो कि तुम्हें मेरे घर में रहने पड़ रहा है? क्या मैं तुम्हें तो कुछ पैसे भेजूं? मैं इस तरह तुम्हें दूसरे लोगों के पैसे पर नहीं रहने दे सकता। कौन से कपड़े तुमने नहीं पहने हैं? देवांशु अभी के अभी उसके पास पहुंचकर उसे एक पंच मारना चाहता था, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया और उसके रूम का दरवाजा खोल के अंदर वॉकिंग क्लोजेट में गया, जो कम से कम 20 स्क्वायर फीट मीटर लंबा था, जहां पर हर एक सीजन और हर एक ऑक्शन के लिए और अलग अलग मटेरियल्स में कपड़े अच्छे से अरेंज किए हुए थे, मगर उसके कलर बहुत भड़कीले थे, बहुत ट्रेंडी, हिप हॉप, जो देवांश ने कभी नहीं पहना था। लेफ्ट क्षेत्र में अलग अलग ब्रांड की तरफ से सारे गिफ्ट है और उन्हें अच्छे से क्लोज में रखने से पहले साफ किया गया है। वैसे मुझे ये बताओ कि तुम बनकृत कैसे हुए और मैंने इतनी बड़ी न्यूज क्यों नहीं सुनी? रुद्र अपनी बात खत्म कर पाता या फिर देवांश को टॉन्ट मारना खत्म कर पाता उससे पहले ही देवांश ने कॉल कर दिया। रुद्र और देवांश की हाइट और फिजिक्स लगभग एक ही बराबर थे, इसलिए उसे उसके कपड़े अच्छे से फिट हो गए और अपने कपड़े बदलने के बाद देवांश जल्दी से नीचे आया तो उसने अनामिका को बालकनी में किसी से बात करता हुआ देखा। उसकी खूबसूरती सुबह की रोशनी में और भी बढ़कर दिखाई दे रही थी। कुछ बातें बात बोलकर कॉल कट करते हुए देवांश ने उसे देखा और जल्दी से उसके पास जाते हुए बोला, अनु देखो मैंने कपड़े बदल लिए। अनामिका ने उसकी तरफ देखा, उसने सचमुच कपड़े बदल लिए थे, लेकिन उसके कपड़े उसके घर पर क्या कह रहे थे? अनु देवांशु से गले लगाना चाहता था, मगर अनामिका को पता था कि बहुत सारे नौकर आसपास है, इसलिए उसने उसे गले नहीं लगाने दिया। लेकिन देवांश को ऐसा लगा जैसे अनु उससे गुस्सा है, इसलिए वह उदास हो गया। देवांश तुम इतनी जल्दी यहाँ आ गए? ठीक उसी वक्त श्रवण जी लेते हुए नीचे आए तो देवांश को देखकर हैरान हो गए।
गुड मॉर्निंग। देवांश ने अपने सामने खड़ी अनामिका को देखा जो हमेशा से ज्यादा ठंड लग रही थी जैसे वह गुस्सा हो। श्रवण जी सुबह सुबह काफी खुश हो गए और बोले, गुड मॉर्निंग अनु, नताशा तुम लोग भी उठ गई, पहले नाश्ता कर लो, मैं तुम्हारे मॉम के आने के बाद करूंगा। ओके। नताशा ने अनामिका को देखा और जब उसने देखा कि अनामिका श्रवण जी को कुछ नहीं बताने वाली है और वह किचन की तरफ जाने लगी तो उसने अंदर ही अंदर एक राहत की सांस ली। थैंक गॉड, अगर उसके पेरेंट्स को पता चलता है कि वह दीवान से क्या बात कर रही थी तो वह लोग उसे पक्का घर से बाहर निकाल देते। डाइनिंग टेबल पर देवांश ने अनामिका को प्लेट में बॉइल्ड एग रखते हुए कहा, अब ये तुम्हारे खाने के लिए तैयार है, तुम उसे खा लो। अनामिका ने वह नहीं खाया मगर उसके बदले एक क्यूट दिखने वाला सैंडविच उठा लिया और उसे बारे में सोचने लगी जिसके बारे में शिव ने उसे फोन पर बताया था। देवांश ने उसे एक गिलास दूध दिया और बोला, तुम दूध लोगी। अनामिका दूध पीने में इंटरेस्टेड नहीं थी तो देवांश को देखते हुए, क्या तुम रुक जाओगे? लेकिन देवांश को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने काफी नीचे रखते हुए बोलना शुरू किया, क्या तुम यह मशरूम सूप लोगी या फिर यह सी फूड सूप? अनामिका को शिव की बात याद आई, उनके कुछ आदमी इस ग्रुप इसकी वजह से घायल हुए हैं और इस बारे में बात करके उसकी भी इरिटेशन में सिकुड़ गई। देवांश ने उसका सैंडविच खत्म होते हुए देखकर प्लेट में टोस्ट ब्रेड रख दिया जिससे अनामिका स्पीचलेस हो गई और बोली, क्या तुम मेरे प्लेट में खाना रखना बंद करोगे? क्या करूं मैं जिससे तुम गुस्सा ना हो? मैं गुस्सा नहीं हूं। जैसे ही अनामिका ने जवाब दिया उसका फोन वाइब्रेट हुआ, उसने कॉल आईडी देखी तो खड़ी हुई और दूर जाकर उसे आंसर किया। बॉस, इस ग्रुप ने मैसेज भेजा है, वह हमारी टेरिटरी 3 दिनों के अंदर हासिल करना चाहते हैं वरना वह सब कुछ बर्बाद कर देंगे। बहुत हिम्मत आ गई है उनमें। सारे देशों से अलग एक जुरिडिक्शन था जिन पर किसी भी देश का राज नहीं था। ऊपर से वह ट्रायंगुलर शॉप में दिखता था इसलिए उसे ट्रायंगुलर जोन कहते थे। उसे जोन में ना कोई कानून था और ना ही कोई नियम। वह बहुत सारी छोटी छोटी गैंग्स का और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का घर हुआ करता था और अनामिका का ग्रुप भी उन्हीं में से एक था। उनकी टेरिटरी में बहुत सारे जड़ी बूटियां और नेचुरल प्लांट थे जो अनामिका ने या तो कहीं और से लाकर लगाए थे या फिर नेचुरली वहां पर उगते थे जो काफी महंगे होते थे और इस ग्रुप ने उन्हें धमकाया है जो सचमुच एक डेसेपरेट मूव था। वह लोग अपना बर्बादी चाहते हैं, तुम उन्हें हैंडल कर लो। अनामिका अभी अभी अपने घर लौटी थी और वह पसंदगी ट्रायंगुलर जोन नहीं जा सकती थी। ठीक उसी वक्त देवांश ने उसे पीछे से गले लगा लिया। मैं कॉल करती हूँ अनु। देवांश की आवाज काफी डिप और कैप्टिव थी। क्या तुम अभी भी खाना नहीं खा रहे थे? अनामिका ने उम्मीद नहीं की थी कि वह इस तरह आकर उसे गले लग जाएगा। शुरू से लेकर अंत तक सारी चीज नताशा वहां बैठकर देख रही थी और वह गुस्सा और उदास दोनों थी। उसने अभी तक अपना नाश्ता भी खत्म नहीं किया था। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि हमेशा एरोगेंट रहने वाला देवांश ऐसा भी कुछ कर सकता है। वह अपना गुस्सा अनामिका के सामने बिल्कुल नहीं दिखता। भले ही अनामिका उससे बात ना करे फिर भी वह उसके पीछे पीछे भागता है जैसे उसे अपनी इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनामिका उसके जैसे ग्रेट लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये थोड़ा ज्यादा हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। देवांश ने उसे गले लगाए हुए रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे इग्नोर मत करो। अनामिका इस बात से कंफ्यूज हो गई और बोली, क्या मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे रही था? तुम और ठंड हो गई हो, मैं तुम्हारा अटेंशन फिर से अपने ऊपर कैसे लेकर आऊं? तुम हमेशा की तरह मुझसे बात करो। देवांश ने उसे और टाइटली पकड़ लिया। अनामिका को सच में अंदाजा नहीं था कि वह हमेशा कैसे उसके साथ इंटरेक्ट करती है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वह बिल्कुल भी नहीं बदली है, या फिर ऐसा इसलिए हो सकता है कि वह थोड़ी देर पहले किसी और चीज के बारे में सोच रही थी इसलिए उसकी बात को नोटिस नहीं किया और इसलिए वह ऐसा सोच रहा है कि वह उसे निग्लेक्ट कर रही थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 50 अनामिका फिर बजाएगी सबकी बैंड। अब तक आपने पढ़ा कि नताशा देवांश को अपनी साइड करने की कोशिश करती है मगर अनामिका को आ जाने से सब गड़बड़ हो जाती है। अब आगे कैसा रहेगा अगर तुम मुझे पनिशमेंट दे दो? देवांश ने उसके गले लगे हुए ही कहा, अगर तुम मुझे माफ करोगी तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर अनामिका की आंखों में चमक आ गई और वह बोली, सचमुच? देवांश ने हाँ में सर हिलाया और वह उसकी कोई भी पनिशमेंट मानने के लिए तैयार हो गया। तो फिर तुम्हें मुझे से 2 दिन बिना कांटेक्ट किया रहना होगा। मुझे कुछ अकेले में टाइम चाहिए। उसे डेस्परेटली कुछ अकेले में टाइम चाहिए था। उसे बहुत सारी चीज करनी थी जिनके लिए उसका अकेले रहना जरूरी था। रिसेंटली वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि देवांश हमेशा उसके साथ रहता था। यह उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका था। अनु, ये पनिशमेंट देवांश के लिए कुछ ज्यादा ही हार्श थी। उसका दिल ऐसा लग रहा था जैसे 2 टुकड़ों में बट रहा हो, मगर फिर भी उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, क्या हम पनिशमेंट चेंज कर सकते हैं? अनामिका स्पीचलेस हो गई। वह बोली, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं पनिशमेंट सुन सकती हूँ? ये पनिशमेंट तो बहुत मुश्किल है। मैं 2 घंटे तक भी तुमसे बात किए बिना नहीं रह पाऊंगा। देवांश ने उसकी तरफ ऑनेस्टली और सिंसियरली देखते हुए कहा, मैं तुमसे 2-3 दिनों तक बिना देखे बिना बात किए कैसे रहूंगा? ठीक है, फिर तो 2 दिनों के लिए तुम मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करो वरना टचिंग। एक लिस्ट इन पब्लिक। ये पनिशमेंट भी देवांश के लिए बहुत ज्यादा थी। उसने नेगोशिएट करने की कोशिश करते हुए कहा, क्या तुम मुझे किसी और तरीके से पनिशमेंट नहीं दे सकती हो? जैसे कि किसको हायर करो मुझे मारने के लिए और उसके पैसे भी मैं ही दे दूंगा। क्या तुम्हारे पास बर्बाद करने के लिए बहुत वक्त है? या फिर कुछ दिनों के लिए मुझे भूखा रखना है या फिर कुछ घंटे मुझे घुटने के बल बैठना? साइड में बैठी हुई नताशा ये सब कुछ सुन रही थी। उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया और वह बोली, दीदी बस करो, मैं बस देवांश से बात कर रही थी। आप उसे इतना क्यों परेशान कर रहे हो? क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? अनामिका ने एक आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखा और उसका सुपीरियर और अपने आप किसी को भी डरा सकता था। देवांश ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखा और कहा, अगर तुम मुझे 3 दिन और 3 रातों तक घुटनों के बाद बैठने के लिए भी कहोगी तो मैं बिल्कुल कंप्लेन नहीं करूंगा। तुमने सुना? अनामिका ने नताशा की तरफ देखा और डिसमिसिव टोन में बोली, ये हमारे बीच की बात है, इसमें तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। देवांश ने जब अनामिका के मुंह से हमारे बीच की बात सुन तो वह बहुत खुश हो गया। हमारा मतलब वह दोनों एक है। नताशा गुस्सा हो गई। उसने देवांश की तरफ मुड़कर कहा, देवांश तुम दीदी को इस तरह नहीं बिगाड़ सकते। मुझे बहुत मजा आ रहा है। देवांश अपनी ही खुशी में खुश था। उसने सख्त एक्सप्रेशन के साथ नताशा को देखा और बोला, वह मेरी फियांसे है और मैं उसे पैम्पर कर रहा हूँ, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अनु मेरे साथ कुछ भी करे मैं खुशी रहूंगा। नताशा लिटरली बहुत गुस्से में आ चुकी थी। मुझे बस डर है कि फ्यूचर में अगर तुम मुझसे गुस्सा होगी इसका मतलब है तुम्हें मेरी फिक्र है। देवांश ने अनामिका को देखा और उसकी आंखों में केयर और प्यार साफ नजर आ रहा था। नताशा स्पीचलेस हो गई। इतनी सुबह सुबह इतनी स्वीट बातें, क्या मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ? श्रवण जी अपने रास्ते में ही रुक गए और उन्होंने अपना हाथ सीता जी के कंधे पर रखते हुए कहा, चलो हम गार्डन में ब्रेकफास्ट करते हैं और इन्हें थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। ओके। सीता जी मुस्कुराए और नताशा को अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ देखकर जल्दी से बोली, नताशा तुम किसका इंतजार कर रही हो? चलो हमारे साथ। देवांश और अनु को डिस्टर्ब मत करो। नताशा ने एक नजर देवांश को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से वह पूरी तरह से अनामिका के कंट्रोल में चला गया है। अनामिका में इतना क्या ग्रेट है?
किसी और के आसपास ना होने पर देवांश बिल्कुल नहीं रुक रहा था और लगातार अनामिका को गले लगाए रख रहा था। फाइनली कंपनी आ जाने के बाद अनामिका ने एक राहत की सांस ली और ईश्वर को देखते हुए सॉफ्ट आवाज में बोली, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट केदार को और 4 और 5 के टीम लीडर्स को मेरे ऑफिस में लेकर आओ। बिल्कुल। ईश्वर उन्हें बुलाने गया तो फिर से सारे एम्प्लॉइज में आसपास में गॉसिप होने लगी। जब से अनामिका ने काम संभाला था, जिसे भी उसे ऑफिस में बुलाया जाता है या फिर वह जाता उसका काम खत्म। अब जब अनामिका ने मिस्टर केदार और लाइन लीडर्स को ऊपर बुलाया है तो उन्हें के साथ भी कुछ होने वाला है। बहुत सारे एम्प्लॉइज जो क्यूरियस थे वह अभी तक झांकने लगे। मैम, आप हमसे मिलना चाहती थी। केदार थोड़ा सा मोटा, लंबा और काले रंग का था और उसकी आईज भी थोड़ी सी अजब सी थी। बाकी 2 लाइन लीडर्स काफी बेचैन दिख रहे थे, मगर फिर भी उन्होंने किसी तरह अपनी मुस्कुराहट लाकर कहा, गुड मॉर्निंग मैम। और बिना कोई टाइम वेस्ट किया अनामिका ने अपना फोन टेबल पर रखा और रिकॉर्डिंग चला दी। महेश, तुम मानो या ना मानो इसी तरह से चीज चलने वाले हैं, यहाँ डिस्कशन का कोई स्कोप नहीं है। क्या किशोर सर ने पिछले 1 साल में तुम लोग के साथ कोई बुरा व्यवहार किया? क्या तुम लोग देख नहीं सकते कि हो क्या रहा है? अब जब मिस अनामिका ने काम संभाल लिया है तो सब कुछ उनके अंदर में आता है। लाइन 4 और 5 को रोक दिया गया है और पूरे वेयरहाउस को कुछ दिनों में क्लियर करना होगा और न सिर्फ हमें बल्कि किशोर सर भी इस वजह से मुसीबत में भर सकते हैं। केदार और महेश, जो लाइन 4 का लीडर था, उसके चेहरे सफेद पड़ हो गए। ये हॉलवे में उनकी ही बातें थी जो बिल्कुल क्लियरली रिकॉर्ड की गई थी। क्या हॉल में कोई कैमरा या फिर रिकॉर्डर लगा हुआ है या फिर अनामिका ही कल रात हलवे में मौजूद होकर उनकी बातें सुन रही थी? मैम, ये केदार को भरोसा ही नहीं हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। ऐसा नहीं हो सकता, उसने सिक्योरिटी कैमरा चेक किए थे, इसके अकॉर्डिंग कोई भी रात को कंपनी के अंदर नहीं आया था। उसने स्पेसिफिकली रिकॉर्डिंग भी चेक की थी जो पूरे टाइम चल रही थी। अगर वहाँ कोई होता तो पकड़ा जाता। ऐसा तो तभी हो सकता है जब वह इंसान इनविजिबल हो बना है। इसे कैसे एक्सप्लेन करना होगा? क्या वहाँ पर सचमुच कैमरास लगे हुए थे? एक्सप्लेनेशन देने की कोई जल्दी नहीं है, अनामिका ने कैजुअली कहा और एक और रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। केदार सर, अगर अनामिका सचमुच कंपनी आ गई और उसे पता चल गया कि हम किस तरह से चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? जिस तरह से अनामिका सारी चीजों को चेक कर रही है उसे तो हमारे सारे सिगरेट ज्यादा देर तक छुपे नहीं रह पाएंगे। क्या हमारी नौकरी इसकी वजह से चली जाएगी? अगर अनामिका को इस सब के बारे में और हमारी गलतियों के बारे में पता चला तो न सिर्फ हमारी नौकरी जाएगी मगर हम जेल भी जा सकते हैं। अगर रास्ते में जाते वक्त किसी का एक्सीडेंट हो जाए, जैसे कि कार क्रैश, या फिर कई लोग अमीर लोगों को लूटने के लिए मार डालते हैं, तो ये तो उनकी किस्मत की बात है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये सारी बातें सुनकर केदार और डर गया। आखिरी बात उसी ने कही थी और जब अनामिका ने वह रिकॉर्डिंग उसी के सामने चला दी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान गिर गया हो। उसका काम खत्म। बाकी के 2 लीडर्स भी इतने अंदर गए थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि कल रात वेयरहाउस की उनकी सारी बातों को रिकॉर्ड किया गया है। उनके पास कुछ कहने का मौका भी नहीं है। इसका मतलब था कि केदार लास्ट रात झूठ मत चेक नहीं कर रहा था और कल रात वेयरहाउस में सचमुच कोई छुपा हुआ था और रिकॉर्डिंग कर रहा था। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने यह एक चीज चेक किया। उन्होंने पूरे वेयरहाउस को बहुत अच्छे से चेक किया था। एक मच्छर भी उनकी नजर से बच नहीं सकता। तो ये फिर उन्हें ये रिकॉर्डिंग मिली कैसे? और केदार ने तो सब कुछ चेक किया था। उसने वेयरहाउस से निकलते वक्त एक नया पासवर्ड भी सेट कर दिया था। अगर कोई वहां अंदर था तो वह लोग बाहर कैसे निकले? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह लोग इतना कम्प्लेक्स पासवर्ड सिस्टम क्रैक कर सके। लेकिन अगर वेयरहाउस खाली था तो ये रिकॉर्डिंग आई कहां से? क्योंकि वह लोग बातों अंदर कर रहे थे। क्या वेयरहाउस में सचमुच किसी ने कैमरा सेट किए हैं या फिर वेयरहाउस के मैनेजर ने उन्हें धोखा दिया? ईश्वर, जाओ वेयरहाउस के मैनेजर को लेकर आओ। अनामिका की बातों ने तीनों को और डरा दिया। बाहर खड़े सारे एम्प्लॉइज भी हैरान थे। वेयरहाउस मैनेजर भी इसमें शामिल है। हे भगवान, उनकी मैनेजमेंट में कितना गड़बड़ है, तभी 1 साल के बाद भी ये कंपनी बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। इतने सारे प्रॉब्लम्स इस कंपनी में चल रहे हैं। वेयरहाउस मैनेजर एक लड़की थी जो शायद 22-23 साल की होगी। वह चश्मा पहने हुए काफी शांत दिख रही थी। उसके चेहरे को देखकर नहीं लग रहा था कि वह कहीं ऐसी लड़की है जो कंपनी को धोखा दे। जब ईश्वर ने उसे बुलाया तो वह समझ गई कि वह और कुछ नहीं छुपा सकती, इसलिए उसने रोती हुई आवाज में कहा, मैमा। भले ही वह अनामिका से बड़ी थी मगर अनामिका का ऑरा उसे डरा रहा था और वह अनामिका से नजरें नहीं मिल पा रही थी। अनामिका ने अपनी पतली उंगलियां टेबल पर टैप करना शुरू किया और रूम में खड़े चारों लोगों को देखते हुए बोली, वहां एक और इंसान यहाँ से मिसिंग है। प्लीज प्रोड्यूसमेंट डिपार्टमेंट के हेड को भी लेकर आओ। दरवाजे के बाहर खड़े बाकी सारे एम्प्लॉइज हैरान हो गए। प्रोड्यूसमेंट डिपार्टमेंट की हेड भी इन्वॉल्व है? क्या उनके कंपनी में कोई अच्छा इंसान रह भी गया है या सिर्फ धोखेबाज भरे हुए हैं? जब सब लोग वहां पहुंच गए तो अनामिका कैजुअल बोली, अब जब सब लोग यहाँ हैं तुम जल्दी जल्दी सच बोलो। मैं। केदार बहुत डरा हुआ था और हेड ऑफ प्रोड्यूसमेंट जल्दी से एक्सप्लेन करने लगी, मैम इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैम, मुझे भी कुछ नहीं पता था। वेयरहाउस के मैनेजर ने भी अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की। बाकी सबका सर नीचे था क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो आगे बढ़ते हैं बात। अनामिका बिल्कुल जल्दी में नहीं थी। उसने कैजुअली अपने सामने खड़े लोगों को देखकर कहा, अब कोई नहीं बोल रहा है तो मुझे अंदाजा लगाना पड़ेगा। सबके सब चुप थे। मैंने कंपनी के परचेज ऑर्डर्स देखे हैं। हर एक फैब्रिक के पर सीमेंट प्राइस लगभग मार्केट प्राइस की तरह ही थे, मगर अगर आप किसी सप्लायर के साथ लॉन्ग टॉप पार्टनरशिप में होते हैं तो प्राइस कम किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए 100 मीटर प्योर कॉटन 3000 रुपए में मिल सकता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टॉप पार्टनरशिप करें तो हमें उसकी प्राइस लगभग 2000 रुपए पड़ती है। और अब अगर आप हेड ऑफिस में होने के नाते हर 100 मीटर के कपड़े से 1000 रुपए भी चुरा रहे हैं तो उसके हिसाब से हमारे कंपनी में जो फैब्रिक इस्तेमाल होता है उसे आप हर महीने लाखों का घपला करते हैं। मिस अनामिका, आप नहीं समझेंगी। अनामिका अपनी बात खत्म कर पाते उससे पहले ही हेड ऑफ प्रोड्यूसमेंट ने करते हुए एक्सप्लेन किया, यंगर डिजाइनर जो डिजाइन डिपार्टमेंट में अभी अभी आए हैं, वह अपने नए डिजाइन में बहुत सारे एलिमेंट्स लगते हैं और जो काफी कम्प्लेक्स होते हैं और जिसमें काफी फैब्रिक लगता है और हमें प्रोडक्शन में भी काफी फैब्रिक इस्तेमाल करना पड़ता है। यह मेरी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रोडक्शन लाइन के नए वर्कर सचमुच 70-80 नए आइटम्स बनाते हैं मगर सिर्फ 20 से 30 वेयरहाउस तक पहुंचाते हैं तो वह लोग ऐसे कैसे मान सकते हैं? हर एक कैलकुलेटेड पीस में इतना बड़ा डिफरेंस होता है। अगर वह एक्स्ट्रा 50 पीस किसी और जगह बेचा गया, आप लोगों को बहुत फायदा होगा ना, और वह फायदा आप लोग आपस में बांट लेते होंगे। अनामिका ने कैजुअली कहा, अगर आप लोग हर एक कपड़े के सप्लाई पर 2000 रुपए में ही खरीदते हो मगर आप लोग उसे बुक में 3000 का लिखते हो। अनामिका ने कंप्यूटर में कुछ भी हो कीबोर्ड टाइप किया और फिर स्क्रीन उनकी तरफ करते हुए बोली, आप लोगों की 3 क्लॉथिंग सप्लायर्स के साथ पार्टनरशिप है। हर एक महीने अलग अलग वक्त पर ये 3 सप्लायर आपके अकाउंट में पैसे भेजते हैं। अगर यह आप लोगों की रिश्वत और घपला नहीं है तो क्या है? क्या आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे? सामने लैपटॉप पर देखकर हेड ऑफ प्रोड्यूसमेंट हैरान हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका इतना सब कुछ पता कर लेगी, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।